स्वागत है आपका द नॉवल एक्सप्लेनर चैनल पर। यहाँ कहानियाँ सिर्फ सुनाई नहीं जाती, बल्कि आपको एक ऐसी दुनिया में ले जाती हैं जहाँ हर किरदार के पास है एक छुपा हुआ राज। कभी अरबपतियों की अनकही दास्तान, कभी फैंटेसी और रहस्यमयी ताकतों का खेल, और कभी ऐसा सस्पेंस जो आपकी धड़कनें बढ़ा देगा। हर एपिसोड में मिलेगा नया ट्विस्ट, नया रोमांच और ड्रामा का ऐसा तूफान जो आपको आखिरी तक बांधे रखेगा। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब शुरू होती है वो कहानियां जो आपकी कल्पना से कहीं आगे हैं। अर्जुन, अब हम क्या करें? मानसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था क्योंकि दुश्मन बहुत ताकतवर था। अर्जुन ने थोड़ी हिचकिचाहट के साथ कहा, अब ब्लड मून ने हमें अपनी हिट लिस्ट में सबसे ऊपर रख लिया है, लेकिन हमारे पास स्टार ट्रांसफरेंस हेवन चेंजिंग बुक है जिससे वो हमें आसानी से नहीं ढूंढ पाएंगे। हमें कोई फैसला लेने से पहले थोड़ा समय लेना चाहिए। हमें विनाश के रक्त की जांच करनी चाहिए। विनाश का रक्त अचानक सामने आ जाने से अर्जुन का मन परेशान हो गया। मार्शल एलायंस के लिए देवताओं का रक्त बहुत खतरनाक चीज थी और उसे रतनगढ़ दुनिया में पहुंचने देना असंभव था। जब अर्जुन और मानसी युआन के बड़े ऊ के जरिए आपस में बात कर रहे थे तब स्नेहा राठौर और उनके साथियों ने अपने परिवार के पहाड़ी दरवाजे के सामने घुटने टेक दिए थे। हालात के सामने झुकना अब जरूरी हो गया था। स्नेहा के एल्डर्स ने भी छोटों को यह ही करने को कहा था, जितना सह सकते हो सहो। अब स्नेहा का परिवार कई बड़े संगठनों को नाराज कर चुका था और उन्हें मार्शल एलायंस ने टारगेट बना लिया था। जो शिष्य बाहर घूमते थे वो बहुत डर में रहते थे। एक पेड़ की पत्ती भी उन्हें खतरा लगती थी। मेरी स्पेस रिंग यहाँ है। मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूँ आर्यन बैनर्जी। वक्त और हालात कभी भी बदल सकते हैं। इस बात का ध्यान रखना कि तुम हद पार मत करना। कौन जानता है भविष्य में क्या होगा। स्नेहा के पास और कोई चारा नहीं था। उन्होंने अपनी स्पेस रिंग आर्यन को दे दी। उनकी बड़ी बहन के नेतृत्व में बाकी युवाओं ने भी अपनी अंगूठियां दे दी, भले ही उनका मन नहीं था। मिस स्नेहा, आप गलत कह रही हैं। आर्यन बैनर्जी ने धीरे धीरे अपना पंखा झुलाया और मुस्कुराते हुए बोला, मैं तो सिर्फ मार्शल एलायंस के लिए काम कर रहा हूँ। ये सब तो सिर्फ जांच है। आप ऐसा क्यों कह रही हैं कि मैं आपको मजबूर कर रहा हूँ? ये सब तो आपकी भलाई के लिए है। अब जब अर्जुन और मानसी मार्शल एलायंस के निशाने पर हैं तो आपके लिए अच्छा होगा कि आप उनसे दूरी बना लें। ऐसा कहकर आर्यन ने स्नेहा की अंगूठी में खोज शुरू कर दी। उसने जानबूझकर धीरे धीरे काम किया। उसने रिंग में रखी चीज़ों को एक एक करके बाहर निकाला। गोलियां, जड़ी बूटियां, साधना किताबें, हथियार और तंत्र डिस्क। हालांकि ये चीज़ें बहुत कीमती नहीं थीं, फिर भी स्नेहा का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उन्हें बहुत बुरा लग रहा था। इसके बाद आर्यन ने स्नेहा की रिंग से उनके कपड़े, स्कर्ट, ट्यूनिक और बिना आस्तीन की चोली जैसी चीज़ें बाहर निकालनी शुरू कर दीं। आर्यन के साथ खड़े नौकर हंस पड़े। हाँ, कितनी खुशबूदार हैं। कुछ नौकरों ने तो कपड़े सूंघते हुए ऐसे भाव बनाए जैसे वे स्नेहा की खुशबू का मजा ले रहे हों। आर्यन मुस्कुराकर बोला, अरे चुप रहो, जरा तहजीब से पेश आओ। मैं यहाँ काम कर रहा हूँ। कौन जाने, हो सकता है इन कपड़ों में कोई रहस्य छिपा हो। जैसे अर्जुन ने महान महारानी क्षेत्र से कुछ खास साधना मैनुअल निकाले थे। हाँ युवराज, आर्यन आप सही कह रहे हैं। उनके अंडरगारमेंट्स का क्या उन्हें भी देखना चाहिए? हो सकता है कुछ बहुत छोटा खजाना वहीं छिपा हो। ये सुनकर सभी नौकर जोर जोर से हंसने लगे। स्नेहा के परिवार के शिष्य गुस्से से कांप रहे थे। स्नेहा ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और उसकी आंखों में गुज एक ही आग साफ दिख रही थी। उसे डर था कि अगर आर्यन ने अपनी हरकत जारी रखी तो वो उनके अंडरगारमेंट्स तक पहुंच जाएगा। कोई भी महिला कैसे सहन कर सकती है कि कोई उसके अंडरगारमेंट्स की तलाशी सार्वजनिक रूप से ले? किसी महिला को खुले में अपमानित करने जैसा था। आर्यन बैनर्जी, अगर तुमने फिर से हाथ बढ़ाया तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी। स्नेहा राठौर का हाथ पहले ही तलवार की हैंडल पर था। वह अपनी तलवार हमेशा साथ रखती थी, कभी भी उसे अपनी अंगूठी में नहीं रखती थी। आर्यन बैनर्जी ने स्नेहा की ओर देखा और व्यंग्य से बोला, मिस स्नेहा, मैं तो बस आपकी भलाई के लिए ये कर रहा हूँ। क्या आपका परिवार पहले ही अर्जुन और मानसी से अपने रिश्ते खत्म नहीं कर चुका है? लेकिन बहुत सारे गुट इस पर शक करते हैं, इसलिए मैं ये सब साफ कर रहा हूँ। और वैसे भी आप मुझसे मुकाबला नहीं कर सकती। अगर अर्जुन और मानसी बाहर आते हैं तो शायद वे मेरी दिलचस्पी का कारण बने, लेकिन बाकी राठौर परिवार, हाँ मुझे उन पर हंसी आती है। आर्यन ने स्नेहा की धमकी को एकदम नज़रअंदाज कर दिया। उसका साधना स्तर स्नेहा से कहीं ऊपर था और वह युद्ध क्षमता में भी उससे कहीं आगे था, तो उसे डरने की जरूरत ही नहीं थी। कितनी हिम्मत है तुम्हारी? अगर अर्जुन और दीदी मानसी बाहर आए तो वो तुम्हें उंगली से भी खत्म कर सकते हैं। स्नेहा गुस्से से चिल्लाई। हालांकि राठौर परिवार ने सबके सामने कहा था कि उन्होंने अर्जुन और मानसी से रिश्ता तोड़ दिया है, लेकिन हर शिष्य जानता था कि यह सिर्फ मजबूरी में लिया गया निर्णय था। सभी शिष्य अब भी अर्जुन और मानसी को अपना आदर्श मानते थे। भविष्य में अगर अर्जुन और मानसी ऐसे लोग महान सम्राट और महारानी बने तो वो दिन स्नेहा और राठौर परिवार के लिए बहुत ही गर्व का होगा।
अर्जुन और मानसी। आर्यन हंसा, क्या तुम सच में सोचती हो कि जब तक वे लोग बाहर आएंगे तुम्हारा परिवार ताकतवर बन न जाएगा? तुम बहुत भोली हो, मैं साफ कह देता हूँ, अगर वो बाहर आए भी तो वे जिंदा नहीं बचेंगे। उन्होंने इतने बड़े गुटों को नाराज किया है, मार्शल एलायंस को चुनौती दी है, उन्हें पहले ही मौत की सज़ा मिल चुकी है, और अगर वे प्रतिभाशाली हैं तो क्या मार्शल एलायंस के सामने वे कुछ भी नहीं? यहाँ ऐसे युवा हैं जो उनसे 100 गुना बेहतर हैं। मार्शल एलायंस ने स्वर्गीय दाव संघ बनाया है जो कई महान रहस्य और विरासतों को आलता है, और मैं आर्यन बैनर्जी उनमें से चुना गया हूँ। जब सही समय आएगा मैं तुम जैसों की तरफ देखना भी पसंद नहीं करूँगा, और अगर अर्जुन और मानसी भी सामने आए तो मैं उन्हें भी हरा दूंगा। इतना कहकर आर्यन ने एक अंगूठी एक नौकर की तरफ फेंकी। जा इससे खेल। वह नौकर बेहूदगी से हंसते हुए अंगूठी में से अंडरगारमेंट्स ढूंढने लगा। स्नेहा की आंखें ठंडी हो गईं। हवा को चीरती आवाज आए और स्नेहा ने हमला कर दिया। 4 फीट लंबी नीली तलवार जैसे कोई नीला सांप तेजी से उस नौकर की ओर बढ़ी, लेकिन आर्यन पहले से तैयार था। उसने एक हाथ से तलवार पकड़ ली। पेंग आर्यन के हाथ से लाल लाल आग की लपटें निकली और पूरी तलवार को घेर लिया। तलवार उसके हाथ में फंसी रह गई, लेकिन उसका हाथ जरा भी घायल नहीं हुआ। यह आर्यन की खास चाल थी, इन्फर्नो मेटल मेल्टिंग हैंड। इसमें अग्नि और धातु के तत्वों का नियम इस्तेमाल होता था। वह कमजोर दुश्मनों के खिलाफ सिर्फ अपने हाथों से लड़ता था, और अगर सामने वाला कमजोर हुआ तो वह उसकी तलवार को भी पिघला सकता था। तलवार स्नेहा की पकड़ में थी, लेकिन आर्यन की आग में झुलस रही थी, और फिर भी आर्यन मुस्कुरा रहा था। आग की लपटें जल रही थीं। जैसे ही आर्यन बैनर्जी ने स्नेहा राठौर की तलवार पकड़ी, उसके चेहरे पर एक आराम की मुस्कान आ गई। वह स्नेहा से करीब 10 साल बड़ा था। इतनी उम्र का फर्क कोई सामान्य इंसान नहीं दबा सकता जब तक वह कोई खास प्रतिभाशाली न हो। हाय मिस राठौर, का मिजाज तो बहुत खराब है, आर्यन ने हंसते हुए और ताकत बढ़ा दी। उसकी ज्वाला जैसी ऊर्जा स्नेहा की तलवार में घुस गई। तलवार इतनी तेजी से कांपने लगी कि स्नेहा उसे छोड़ ही देती, लेकिन फिर भी उसने अपने होंठ काटे और पूरी ताकत लगाकर तलवार को पकड़े रखा। ये तलवार बहुत बढ़िया नहीं थी, लेकिन बचपन से उसके पास थी, इसलिए उसे इससे लगाव था। लेकिन अब उसकी हथेलियों में तलवार से जलन हो रह बड़ी थी और उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। अन्याय। उसे अपने जीवन में कभी इतना अपमान महसूस नहीं हुआ था। वह जानती थी कि पास में उसके परिवार के कुछ बड़े लोग मौजूद थे। वे सब देख रहे थे, लेकिन कोई सामने नहीं आया। इसमें उनका कसूर नहीं था, क्योंकि आसपास आर्यन के लिए अग्नि संप्रदाय और कुछ दूसरे बड़े गुटों के लोग भी थे। अगर स्नेहा के परिवार का कोई एल्डर सामने आता तो ये भी सामने आते और फिर लड़ाई होती। इसका नतीजा राठ और परिवार को नुकसान ही होता। इस वजह से उसे लग रहा था कि वह अकेली और बेबस है। उसके पीछे खड़े राठौर परिवार के कई शिष्य ये सब देख नहीं पा रहे थे और अब आगे बढ़ने ही वाले थे। पर आर्यन के अनुचर यानी साथी भी कम नहीं थे। आर्यन का ली अग्नि संप्रदाय बहुत ताकतवर था, शायद चौहान परिवार से भी ज्यादा, और वे स्नेहा के परिवार से तो आगे थे ही। क्या बात है, तुम लोग आगे आओगे? आर्यन ने ताना मारते हुए कहा। उसे अपने गुट पर पूरा भरोसा था, इसलिए उसे डर नहीं था। उसी वक्त दूर बांस के जंगल में अर्जुन ये सब देख रहा था। उसकी नज़रें ठंडी और गंभीर हो गईं। उसने अपने अंगूठी पर हाथ रखा। अर्जुन, क्या कर रहे हो तुम? मानसी ने दूर से आवाज भेजी। अर्जुन ने सिर हिलाया। जब हमने ब्लड मून के खिलाफ जाने की ठान ही ली है तो चाहे थोड़ा पहले ही क्यों न हो, अब हमें सामने आना होगा। मानसी ने गहरी सांस ली। अपने परिवार के शिष्यों का अपमान देखकर वह तब परेशान थी, लेकिन हालात की वजह से वह कुछ नहीं कर पा रही थी। उसने अर्जुन से कहा, ज्यादा मत करना, नहीं तो इससे हमारे परिवार को परेशानी हो सकती है। चिंता मत करो, मैं जानता हूं मुझे क्या करना है। ऐसा कहते हैं छोटे हुए अर्जुन जंगल से बाहर निकल आया। वह वेश बदल कर आया था, लंबा पतला, बहुत साधारण दिखने वाला, ऐसा कि कोई उसे भीड़ में भी पहचान न सके। उसने काली शर्ट और बांस की टोपी पहन रखी थी जो उसे रहस्यमय बना रही थी। इस वक्त स्नेहा के परिवार के पहाड़ के गेट पर माहौल काफी तनावपूर्ण था। तभी अर्जुन के अचानक आने से सब चौंक गए। कौन है ये? आर्यन चिल्लाया। अर्जुन ने उसकी तरफ देखा लेकिन कुछ नहीं कहा। आर्यन बैनर्जी ने भौहें सिक और वह लंबे समय से ताकतवर लोगों की तरह व्यवहार करता आ रहा था। अब उसे स्वर्गीय दाव संघ में जाने का मौका मिला था, इसलिए उसका घमंड और भी बढ़ गया था। स्नेहा राठौर को नीचा दिखाने का उसका इरादा बस अपनी ताकत दिखाने के लिए था। असली मकसद तो राठौर परिवार को शर्मिंदा करना और एक प्रतिभाशाली लड़की पर अपनी मर्जी चलाना था। अर्जुन ने वहां मौजूद सभी लोगों को देखा और शांत स्वर में कहा, मैं दक्षिण सागर से आया हूं। हाँ, एक छोटे से टापू पर मैंने अकेले ही तलवार की कला सीखी है। अब मैं उस कला में निपुण हूँ, इसलिए मैं यहाँ हॉटलैंड आया हूँ ताकि सारे युवा योद्धाओं को हरा सकूं और तलवार संत की उपाधि पा सकूं। मैंने सुना है कि राठौर परिवार की तलवार तकनीक बहुत प्रसिद्ध है, इसलिए मैं उन्हें चुनौती देने आया हूँ। ये सुनकर ना सिर्फ ली अग्नि संप्रदाय के लोग बल्कि राठौर परिवार के लोग भी चौंक गए। ये कौन है? क्या ये पागल है?
आरकला में सर्वोत्तम बनने आया है। लोगों के बीच फुसफुसाहट शुरू हो गई। लिअग्नि संप्रदाय के लोग हंस पड़े। दक्षिण सागर से वहां तो सिर्फ छोटे छोटे द्वीप हैं, कोई बड़ी ताकत नहीं है। ऐसे आदिवासी क्या हमें छोटे चुनौती देंगे? अर्जुन ने सबकी हंसी की परवाह किए बिना आर्यन बैनर्जी की ओर देखा और कहा, तुम किस बात पर हंस रहे हो? मैं यहाँ राठौर परिवार की प्रतिभा को चुनौती देने आया हूँ। तुम तो उनके भी नहीं लगते। तो बेहतर होगा कि चुपचाप कोने में चले जाओ, मेरी आंखों के सामने मत आओ। ये सुनते ही अर्जुन की आंखों में आत्मविश्वास चमक उठा। उसकी बातों में अजीब सा घमंड झलक रहा था। दूर खड़ी मानसी को ये सब देखकर हंसी आ गई। वह जानत बड़ी ई थी कि अर्जुन ऐसा अभिनय क्यों कर रहा है, ताकि लोग यह न सोचें कि वह राठौर परिवार का हिस्सा है, वरना राठौर परिवार पर सवाल खड़े हो सकते थे। आर्यन बैनर्जी अब और सहन नहीं कर सका। तुम कौन होते हो मुझसे ऐसे बात करने वाले? जानते हो मैं कौन हूँ? तुम्हें क्या समझ आएगा अगर मैं अपना नाम भी बता दूं? तुम जैसे गांव के आदिवासी को मारना मेरी बेइज्जती है, लेकिन अगर मरने पर अड़े हो तो ठीक है, अब कोई तुम्हें नहीं बचा सकता। इतना कहकर आर्यन ने स्नेहा राठौर की तलवार को छोड़ दिया और बिना हथियार के जलते हाथ से अर्जुन के चेहरे की ओर मुक्का चलाया। उसके हाथ से आग की लहरें उठ रही थीं। अगर ये हमला लग जाता तो अर्जुन का चेहरा जलकर राख हो सकता था, लेकिन अर्जुन ने हंसते हुए कहा, तुम तो इस लायक भी नहीं कि मैं अपनी तलवार निकालूं। उसने भी अपना हाथ आगे बढ़ाया बिना तलवार के ही। उसका यह व्यवहार बहुत घमंडी लग रहा था। आर्यन बैनर्जी हंस पड़ा, तुम्हारी मूर्खता ही तुम्हें खत्म कर देगी। मेरी इन्फर्नो मेटल मेल्टिंग हैंड से तो तलवारें भी पिघल जाती हैं। तुम तो केवल मांसमज्जा हो, लेकिन क्या वाकई अर्जुन इतना कमजोर था? आग से सावधान रहो। सभी की आह से थम गई। दूर से आती हुई यह गूंजती हुई आवाज़ इतनी प्रबल थी कि आसमान हिल उठा और ज़मीन कंपन करने लगी। जैसे ही वह आवाज़ पास आए, एक शक्तिशाली आभा हवा को चीरती हुई मैदान में उतरी। वह एक वृद्ध व्यक्ति था। बर्फ जैसे सफ़ेद बाल, लहराते वस्त्र और उसकी आंखों में ज्वालामुखी की तरह जलती हुई क्रोध की लपटें थीं। उसके साथ ही एक अग्निलहर हवा में बहती चली आए और उसने जैसे ही ज़मीन पर कदम रखा, चारों तरफ की गर्मी में अचानक भयानक वृद्धि हो गई। ऐसा लगा मानो पूरा क्षेत्र एक विशाल भट्टी में बदल गया हो। आर्यन बैनर्जी मेरा शिष्य है, वह वृद्ध गर्जा। तू एक नीच और अज्ञात व्यक्ति होकर मेरे शिष्य को इस तरह से अपमानित करता है? ये तंगर दुनिया की भूमि है, यहाँ अपनी मर्जी नहीं चलती। अर्जुन ने धीरे से आर्यन बैनर्जी के गिरे हुए शरीर को नीचे फेंक दिया, जो अब दर्द और शर्म से सिसक रहा था। फिर उसने धीरे धीरे अपनी गर्दन घुमाई और उस वृद्ध को देखा। तुम उसके गुरु हो? अर्जुन की आवाज़ शांत थी, लेकिन उसमें छुपी चुनौती स्पष्ट थी। अगर उसे कुछ भी सिखाया है तो ये क्यों नहीं सिखाया कि कैसे दूसरों का सम्मान किया जाता है? वृद्ध की भौहें तन गईं। अहंकार ए भरा हुआ है तू, लगता है तुझे अभी तक अपनी सीमा का ज्ञान नहीं हुआ है। अर्जुन ने एक ठंडी हंसी के साथ उत्तर दिया, सीमा का ज्ञान वो मुझे तब होगा जब कोई वास्तव में उसे दिखा पाए। गुरु के पीछे खड़े आर्यन बनर्ज बड़ी ई के बाकी अनुचर अब और अधिक डर गए। उन्होंने अपने गुरु की आभा महसूस की, जो किसी आम व्यक्ति की नहीं थी। यह कोई साधारण संरक्षक नहीं था, वह लिअग्नि संप्रदाय के बड़े बुजुर्गों में से एक था, कमलनाथ बैनर्जी, जो कई वर्षों से पीछे हटकर ध्यान साधना कर रहा था। कमलनाथ बैनर्जी की आंखों में अब कोई दया नहीं बची थी। उसके चारों ओर की हवा जलने लगी। जैसे ही उसने एक हाथ उठाया, आकाश में एक विशाल अग्नि भाला प्रकट हुआ। वह लपटों से भरा हुआ था और उसकी नोक पर चमकती हुई आग में आकृतियां तैर रही थीं। अब मरने से पहले पछताने का समय भी नहीं मिलेगा लड़के, उसने गरजते हुए कहा और अग्नि भाला सीधे अर्जुन की ओर फेंक दिया। पर उसी क्षण झनन एक अस्पष्ट सी आवाज़ आई। कोई देख नहीं पाया कि क्या हुआ, लेकिन अग्निभाला हवा में ही दो टुकड़ों में बंध गया और लपटें भयंकर विस्फोट के साथ चारों ओर बिखर गईं। लेकिन वहां जहां अर्जुन खड़ा था, एक अदृश्य दीवार थी जिसने हर चीज को रोक लिया। कमलनाथ बैनर्जी की आंखें चौड़ी हो गईं। अर्जुन के हाथ में अब वह काली म्यान में बंद तलवार थी। उसने उसे अभी भी नहीं खींचा था, परंतु सिर्फ उसकी उपस्थिति से ही लिअग्नि संप्रदाय के बुजुर्ग का प्रहार निष्फल हो गया था। तू कौन है? कमलनाथ बैनर्जी ने धीमे कंपकंपाते स्वर में पूछा। अर्जुन ने केवल कुछ शब्द कहे, मैं वो हूं जिसे तुम सबने भुला दिया है, पर अब दुनिया मुझे याद रखेगी। बड़े उर से गरजने जैसी आवाज आ रही थी, लेकिन अर्जुन ने उसकी परवाह नहीं की और थप्पड़ मारता रहा। जब तक आर्यन बैनर्जी का शरीर लुंज-पुंज नहीं हो गया, वह उसे मारता रहा मानो उसकी सारी हड्डियां तोड़ देना चाहता हूं। फिर उसने उसे एक मरे हुए कुत्ते की तरह जमीन पर फेंक दिया। इसके बाद अर्जुन पलटा और उन लोगों की तरफ देखा जो तेजी से उसकी तरफ आ रहे थे। 3 लोग थे, उनमें से 2 लीफायर संप्रदाय के थे और तीसरा एक पीले कपड़े पहने व्यक्ति था जिस पर चौहान परिवार का निशान था। इससे साफ हो गया कि वह चौहान परिवार से है। अब तक चौहान परिवार और राठौर परिवार एक दूसरे के खिलाफ हो चुके थे, इसलिए चौहान परिवार राठौर परिवार के हर मामले में टांग अड़ाता था, चाहे उसे फायदा हो या नहीं। तीनों लगभग 50 साल के लग रहे थे। जब वे हवा में उड़ते हुए आए तो उनका अंदाज बहुत गुस्से वाला था, जैसे वे अर्जुन को जिंदा मार देना चाहते हों। अर्जुन पिछले
7 साल से गॉड एडवेंट टॉवर में अकेले साधना कर रहा था और वह पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर हो गया था। उसके पास बैंगनी क्रिस्टल भी था और उसकी स्वर्ग की आंख भी खुल चुकी थी जिससे वह आसानी से इन लोगों की शक्ति पहचान सकता था। इनकी शक्ति दाव वृक्ष तक थी जो कि साधना की एक ऊंची अवस्था है। इसको युआन ओपनिंग क्षेत्र भी कहा जाता था। मार्शल आर्ट की साधना में सबसे पहले शरीर को मजबूत किया जाता है, फिर क्यूई को एक किया जाता है। धीरे धीरे खून बैंगनी हो जाता है और मज्जा हड्डियों के अंदर की चीज पूरी तरह लाल हो जाती है। ये बैंगनी रक्त क्षेत्र कहलाता है। जब कोई इस क्षेत्र के शिखर तक पहुंचता है तो वह युआन फाउंडेशन क्षेत्र में प्रवेश कर सकता है। यह एक नई शुरुआत होती है। इसके बाद शरीर में एक दाव सीड बोया जाता है जो भविष्य में एक बड़ा और शक्तिशाली वृक्ष बन सकता है। अगर यह बीज अंकुरित हो जाए तो वह व्यक्ति युआन ओपन छोटी अंग क्षेत्र में प्रवेश कर लेता है। ये दिखाता है कि उसने साधना में एक बड़ा कदम आगे बढ़ाया है। लेकिन यह आसान नहीं होता। बहुत से लोग सीड तो बना लेते हैं लेकिन उसे जीवन भर अंकुरित नहीं कर पाते। ऐसे सीड्स को मरा हुआ सीड कहा जाता है। जो लोग अपना दाव सीड अंकुरित कर लेते हैं वही असली उन्नत योद्धा होते हैं। अगर किसी युआन ओपनिंग क्षेत्र के योद्धा को सूरतगढ़ दिव्य साम्राज्य में रखा जाए तो उसे ऋषि कहा जाता है। पूरे सूरतगढ़ साम्राज्य में अरबों लोग रहते थे लेकिन फिर भी कई 100 सालों में शायद ही कोई ऐसा ऋषि बन पाता था। अगर कोई ऋषि बन भी जाए तो वह अक्सर युआन की नींव से थोड़ा ही आगे बढ़ पाता और उसकी साधना की प्रगति वहीं रुक जाती। इसके बावजूद ऐसे लोग बहुत ताकतवर माने जाते थे। वे सम्राट के बराबर होते थे। वे अपने खुद के कबीले की स्थापना कर सकते थे और अपने परिवार को पीढ़ियों तक समृद्ध बनाए रख सकते थे। अब अगर रतनगढ़ दुनिया की बात करें तो वहां पर ज्यादा विशेषज्ञ थे, इसलिए सूरतगढ़ दिव्य साम्राज्य की तुलना इससे नहीं की जा सकती। फिर भी युआन ओपनिंग क्षेत्र के योद्धा वहां भी बहुत आम नहीं थे और उन्हें सम्मानित माना आता था। उदाहरण के तौर पर अर्जुन ने पहले मिस्टीफे सागर में एक 8 सिर वाले समुद्री ड्रैगन को मारा था और इससे व्हाइट सोआरिंग संप्रदाय के कई लोगों की जान बच गई थी। ये संप्रदाय उस इलाके में बहुत प्रसिद्ध था लेकिन उनके सबसे वरिष्ठ एल्डर भी सिर्फ युआन ओपनिंग क्षेत्र के मध्य स्तर तक पहुंचे थे। ऐसे लोग इतने ताकतवर होते हैं कि एक संप्रदाय की रक्षा कर सकते हैं और उसे स्थिर बनाए रख सकते हैं। लेकिन जो लोग युआन ओपनिंग क्षेत्र से भी ऊपर चले जाते हैं उन्हें आम लोग स्वर्ग के राजा या एम्पायरियल किंग कहते हैं। जिन संप्रदायों या परिवारों के पास ऐसे स्वर्ग के राजा होते हैं वे रतनगढ़ दुनिया में सबसे ऊपर माने जाते हैं, जैसे राठौर परिवार, ली फायर संप्रदाय और चौहान परिवार। हालांकि ऐसे स्वर्ग के राजा बहुत ही कम होते हैं। एक बार जब शौर्य चौहान ने शेपर्ड बॉय को फंसाने के लिए राव प्रांत में जाल बिछाया था तो उसने 10 एम्पायरियल किंग को बुलाया था। इस स्वर्ग के राजा ने कई युआन ओपनिंग क्षेत्र के विशेषज्ञों के साथ मिलकर शेपर्ड बॉय से लड़ाई की लेकिन फिर भी वे हार गए। यहाँ तक कि वह एम्पायरियल किंग भी मारा गया। इस हार के बाद शौर्य चौहान की बहुत बेइज्जती हुई। बाद में वह मानसी राठौर से शादी करके अपनी स्थिति सुधारना चाहता था लेकिन अर्जुन ने उसकी योजना को नाकाम कर दिया। उसे राठौर परिवार की जेल में डाल दिया गया, उसे कड़ यातनाएं दी गईं और उसकी सारी संपत्ति भी छीन ली गई। अंत में चौहान परिवार को उसे छुड़ाने के लिए भारी कीमत चुकानी पड़ी। अब शौर्य चौहान पूरी तरह बदनाम हो चुका था। उसका आखिरी प्रयास था महान महारानी रहस्यमय क्षेत्र में कुछ हासिल करना लेकिन वहां उसकी जान चली गई। चौहान परिवार में युआन ओपनिंग स्तर के योद्धा एल्डर माने जाते हैं और उन्हें बहुत सम्मान मिलता है। उनमें से एक थी 1000 हाथों वाली दादी जो इस क्षेत्र की सबसे ऊंचाई पर थी। वह कई वर्षों से चौहान परिवार के लोगों को लेकर एक समुद्री क्षेत्र की निगरानी कर रही थी जो रहस्यमय क्षेत्र के पास था। उसने अपनी पूरी संपत्ति खर्च करके कई शक्तिशाली सुरक्षा व्यवस्थाएं बनाई थी जिससे वह 50,000 किलोमीटर तक की हर हलचल पर नजर रख सकती थी। उसकी निगाहों से कुछ भी नहीं छिप सकता था। उस औरत ने अर्जुन को ढूंढने की कसम खा ली थी। अब वह एक पागल राक्षस जैसी हो गई थी। हाँ तक उस एल्डर की बात है जिसे चौहान परिवार ने राठौर परिवार में भेजा था। उसकी जिम्मेदारी थी राठौर परिवार की गतिविधियों पर नजर रखना। वह युआन ओपनिंग क्षेत्र के शुरुआती से मध्य स्तर के बीच का योद्धा था। ओ मूर्ख लड़के, मैंने कहा था रुक जाओ, क्या तुम बहरे हो? ली फायर संप्रदाय का एक बाहरी एल्डर गुस्से में चिल्लाया। ये वही आदमी था जिसने अर्जुन को रुकने के लिए कहा था लेकिन अर्जुन ने उसे पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। वह कैसे सह सकता था कि कोई जूनियर उसकी बात न माने? उसने गुस्से से अर्जुन को देखा। वह एक युआन ओपनिंग क्षेत्र का योद्धा था और उसके पास स्वर्ग की आंख जैसी शक्ति थी जिससे वह दूसरों का स्तर देख सकता था। अर्जुन ने अपनी ताकत छिपाने के लिए कोई रहस्यमय तकनीक अपनाई थी जिससे उसका स्तर असली और नकली दोनों लगता था। फिर भी ली फायर संप्रदाय का एल्डर महसूस कर सकता था कि अर्जुन युआन ओपनिंग क्षेत्र से ऊपर नहीं था, वह बस बहुत प्रतिभाशाली था। इसलिए उसकी नज़र में अर्जुन एक जूनियर ही था। भाई कमलनाथ बैनर्जी, इससे बात क्यों कर रहे हो? इसे पकड़ो और ली फायर संप्रदाय को सौंप दो, चौहान परिवार के एल्डर ने कहा और अर्जुन
पर हमला करने ही वाले थे तभी राठौर परिवार के पहाड़ी दरवाजे से एक आवाज़ आई, रुको सभी लोग थोड़ी देर ठहरे। सबने देखा कि एक गोलमटोल अधेड़ उम्र का आदमी जिसकी आंखें छोटी और गोल थीं तेजी से उड़ते हुए आ रहा था। वह राठौर परिवार का एक बाहरी एल्डर था। हालांकि वह मोटा था लेकिन बहुत तेज उड़ रहा था और पल भर में वहां पहुंच गया। वह राठौर परिवार की सुरक्षा संभालता था। उसे आमतौर पर नौजवानों की लड़ाई में नहीं पड़ना चाहिए था, लेकिन जब बड़े लोग लड़ाई में कूद पड़े तो अब वह चुप नहीं रह सकता था। सभी लोग कृपया जल्दीबाजी न करें। क्या हुआ है, उसने शांति से पूछा और सबको शांत करने की कोशिश की। उसका चेहरा भोला भाला था और वह एक नेक इंसान लग रहा था। लेकिन जब उसने अर्जुन के द्वारा आर्यन बैनर्जी की बुरी हालत की गई देखी तो उसे उस मोटे एल्डर की आंखों में छिपी खुशी दिखाई दी। इतने सालों से मार्शल एलायंस और दूसरे गुटों द्वारा दब आए जाने के कारण राठौर परिवार के लोग अंदर से नाराज थे। हरिवंश राठौर, मूर्खता मत करो। हमारे लीफायर संप्रदाय के आदमी को तुम्हारे राठौर परिवार के दरवाजे पर बुरी तरह पीटा गया है, तुम्हें इसका जवाब देना होगा। लीफायर संप्रदाय का एल्डर गुस्से से बोला। उस मोटे अधेड़ आदमी का नाम था हरिवंश राठौर। वह राठौर परिवार की सुरक्षा का प्रमुख था और इसलिए लीफायर संप्रदाय के इस एल्डर को अच्छी तरह जानता था। राठौर परिवार के दरवाजे पर आर्यन बैनर्जी और उसके साथियों ने चाहे जैसा भी बर्ताव किया हो, फिर भी यह साफ दिखाई दे रहा था कि लीफायर संप्रदाय जब जबरदस्ती जवाब मांग रहा था तो वह बहुत ज्यादा अन्याय कर रहा था। हरिवंश राठौर का मोटा चेहरा थोड़ा हिला लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। लीफायर संप्रदाय के एल्डर के पास खड़ा चौहान परिवार का एल्डर बोला, भाई कमलनाथ, हम बाद में राठौर परिवार से निपट सकते हैं, पहले इस लड़के को पकड़ो और पूछताछ के लिए ले चलो। जैसे ही उसने ये कहा उसकी आंखें घूमने लगीं और वह चालाकी से कुछ सोचने लगा। उसे यह बात अजीब लग रही थी कि एक दक्षिणी सागर से आया लड़का आर्यन बैनर्जी जैसे ताकतवर व्यक्ति को इतनी आसानी से हरा सकता है। लेकिन जो हुआ था उसे मानना ही पड़ा। इसलिए उसे शक होने लगा कि शायद इस लड़के अर्जुन को दक्षिणी सागर में कोई बड़ा खजाना या अवसर मिला है। मार्शल वर्ल्ड में योद्धाओं को ऐसे मौके मिलना आम बात थी और अक्सर ऐसे मौके उनकी ताक बदल सकते थे। आमतौर पर कोई एल्डर योद्धा किसी जूनियर की किस्मत या खजाने पर नजर नहीं डालता, लेकिन हर कोई इतना ऊंचा सोचने वाला नहीं होता। चौहान परिवार का यह एल्डर भी कोई बड़ा या महान इंसान नहीं था। वह अब बूढ़ा हो चुका था और उसकी साधना भी रुक चुकी थी। उसे पता था कि वह अब ज्यादा ऊंचा नहीं जा सकता, इसलिए अर्जुन जैसे किसी नौजवान की किस्मत हथियाने की सोच रहा था। अगर अर्जुन के पास कोई खजाना होता तो अच्छा होता, नहीं तो वह उसे मार देता, क्योंकि अर्जुन का कोई बैकग्राउंड नहीं था और वह दूर के वीरान दक्षिणी सागर से आया था। उसे मार देने पर कोई सवाल नहीं उठता। ओह, तो तुम ये प्लान बना रहे हो? लीफायर संप्रदाय के एल्डर को अब चौहान परिवार के एल्डर की मंशा समझ आ गई। हे उसे पूछताछ के लिए ले चलो। अगर कुछ नहीं मिला तो भी कोई नुकसान नहीं, और अगर कुछ मिला तो आत्मा खोज तकनीक से हमें खजाने का सुराग मिल सकता है, फिर हम तीनों इसे आपस में बांट लेंगे। चौहान परिवार के एल्डर ने हंसते हुए कहा। वह बहुत लालची था। हालांकि वह अर्जुन के खजाने को चाहता था, लेकिन उसे नहीं लगता था कि अर्जुन के पास ऐसा कुछ होगा जिससे तीनों आपस में लड़ पड़ें। ठीक है, लीफायर संप्रदाय का एल्डर गंभीर हो गया और अपनी अंगूठी को छूते हुए उसके मन में हत्या का इरादा जागा। राठौर परिवार में असल में तुमसे बदला लेना चाहता था, क्योंकि मेरे शिष्य को तुम्हारे दरवाजे पर मारा गया था, लेकिन अब मुझे झगड़ा करने में आलस आ रहा है, इसलिए मैं इस दक्षिणी समुद्र के लड़के को साथ ले जा रहा हूँ। लीफायर संप्रदाय के इस घमंडी रवैये से राठौर परिवार के शिष्य परेशान हो गए। अर्जुन ने आर्यन बैनर्जी को हराकर उन्हें मुश्किल से बचाया था और उनके मन का गुस्सा भी निकाला था, इसलिए अर्जुन उनके लिए खड़ा हुआ था। अब वे बस चुपचाप खड़े होकर यह नहीं देख सकते थे कि अर्जुन को उनके इलाके से जबरदस्ती ले जाया जा रहा है। एल्डर हरिवंश, जल्दी कुछ करो और उन्हें रोको, किसी ने पुकारा। हाँ, उस लड़के ने हमारी सीनियर बहन सन्या को बचाया। अगर आपने हमें अपमानित होने दिया तो चलिए मान लिया, लेकिन क्या आप अब उस बाहरी व्यक्ति को ऐसे ही लीफायर संप्रदाय के इन एल्डर्स के हाथों अपाहिज होते देखेंगे? राठौर परिवार के एक ईमानदार नौजवान ने नाराज होकर कहा। उसे पता था कि एल्डर हरिवंश शुरुआत से ही वहां थे। उन्होंने सब कुछ देखा, फिर भी अब तक कुछ नहीं किया था। इस समय हरिवंश राठौर अपने दिल में पछता रहा था। वो ऐसा करना नहीं चाहता था, लेकिन उसे ऊपर से ऐसा करने का आदेश मिला था। जब पहाड़ के मुख्य रास्ते की रखवाली की बारी आई तभी इतनी बड़ी मुसीबत सामने आ गई। जहां तक उस दक्षिणी सागर के लड़के की बात है जिसने अचानक आकर सबको चौंका दिया था, उसने पहले ही इस बारे में अपने बड़े अधिकारियों को जानकारी दे दी थी। दूरी ज्यादा नहीं थी, इसलिए अगर उसने खबर नहीं भी दी होती तब भी जैसे ही मामला बढ़ता राठौर परिवार के वरिष्ठ लोग वहां पहुंच ही जाते। अब उसे बस यही देखना था कि बात ज्यादा ना बढ़े। अगर लोगों को ये पता चल जाता कि राठौर परिवार की जमीन से एक बहादुर लड़के को जबरन ले जाया गया तो सब लोग उन्हें डरपोक कहने लगते। लोग ये कहते कि जब उनका कोई सदस्य मारा गया तब भी वे कुछ नहीं बोले, और जब कोई
बाहरी व्यक्ति उनकी मदद के लिए आगे आया तो उसे भी वे बचा नहीं पाए। ये बात राठौर परिवार की इज्जत के लिए बहुत बुरा साबित होती। इसी समय ली अग्नि संप्रदाय के एल्डर ने अचानक अपने पीछे खड़े एल्डर से कहा, जून छोटी यार भाई, उस लड़के को अभी अपन कर दो। जैसे ही उसने ये कहा, उसके पीछे खड़ा एक काले कपड़े पहना हुआ अधेड़ आदमी तुरंत अर्जुन पर हमला करने दौड़ पड़ा। साथ ही ली अग्नि संप्रदाय और चौहान परिवार के एल्डर्स ने भी हरि वंश राठौर पर हमला कर दिया। चारों में सबसे ताकतवर हरिवंश राठौर था, लेकिन अगर दो लोग मिलकर उस पर हमला करते तो वो भी मुश्किल में पड़ जाता। उनका मकसद था जल्दी से हमला कर उस लड़के को घायल करना और जबरदस्ती उसे साथ ले जाना। और हरिवंश राठौर चौंक गया। दो एल्डर्स को एक साथ अपनी ओर आता देख वह पीछे नहीं हट सका, क्योंकि उसके पीछे राठौर परिवार के छोटे लोग खड़े थे। उसे मजबूरन सामने आकर उनका सामना करना पड़ा। उधर ली अग्नि संप्रदाय का तीसरा एल्डर सीधे अर्जुन के पास पहुंच गया। उसने अपनी दोनों बाहें फैलाईं और उसके हाथों से एक खींचने वाली भयंकर शक्ति निकली। आसपास की धूल पत्थर और यहाँ तक कि दूर के बांस भी उस शक्ति में खींचने लगे और एक बड़ा भंवर बन गया। अर्जुन उस भंवर में फंस गया और हवा में ऊपर उठने लगा। निगलने वाला नियम, अर्जुन चौंक गया। रतनगढ़ की दुनिया में ऐसे नियम बहुत कम लोग सीख पाते हैं। जो इसे सीख लेता है वो छोटे ऊता ताकतवर बन जाता है। उसे हैरानी हुई कि एक ऐसा एल्डर जिसकी साधना की ताकत अब आगे नहीं बढ़ सकती, उसके पास भी ऐसा घातक तरीका था। लेकिन कोई भी युवान ओपनिंग स्तर का योद्धा हल्के में नहीं लिया जा सकता। भंवर का बड़ी ही ताकत के बीच भी अर्जुन की आंखों में जोश की चमक आ गई। उसने अपनी पूरी ताकत से शरीर को संभाला और पीछे हटने की कोशिश की। चीहा अर्जुन की सुरक्षा देने वाली ऊर्जा और उसकी कमीज उस खिंचाव की ताकत से फट गई। उसकी मजबूत मांसपेशियां साफ दिखाई देने लगीं। ऊर्जा उसके शरीर से टकरा रही थी, जैसे जलती हुई लपटें उसे चीर रही हों। लेकिन अर्जुन ने एक जोरदार दहाड़ मारी जो आसमान तक गूंज गई। घड़ाक उसने अपनी तलवार निकाली और एक जोरदार वार किया, ऐसा वार जो पहाड़ों को चीर सकता था और समुद्र को दो भागों में बांट सकता था। इस वार में उसने अपनी तलवार की कला और वो सारी सीख शामिल की जो उसने अब तक तलवार की गहराई से पाई थी। यह उसकी अपनी खास चाल थी, अनोखी तलवार विद्या और न झुकने वाला जज्बा। कचाक अर्जुन की तलवार सीधे उस भंवर पर जा लगी जिसे ली अग्नि संप्रदाय के एल्डर ने बनाया था। एक जबरदस्त विस्फोट हुआ और एल्डर की बनाए ऊर्जा ही फट गई। क्या काले कपड़े पहनने वाला अधेड़ उम्र का आदमी हैरान रह गया। उसका दिमाग जैसे खाली हो गया था। वह रतनगढ़ दुनिया के एक बड़े संप्रदाय का एल्डर था। भले ही वह मुख्य एल्डर न हो, फिर भी कोई नौजवान उसे चुनौती नहीं दे सकता था। एक संप्रदाय का एल्डर किसी जूनियर से हार कैसे सकता है। वह सोच नहीं पा रहा था कि ये दक्षिणी सागर का लड़का कौन है। क्या वह सच में सिर्फ दाव सीप क्षेत्र का योद्धा है। पर सोचने का समय नहीं था, क्योंकि इसी वक्त अर्जुन की तलवार फिर से पलटी और सीधे उस पर हमला किया। मौत को बुला रहा है। ये एल्डर को शर्म और गुस्सा आया कि एक जूनियर ने उसे इस हद तक मजबूर कर दिया। उसने अपनी सारी शक्ति इकट्ठा की और अचानक एक डंडा निकाला। उसने दोनों हाथों से डंडा पकड़कर अर्जुन की तलवार पर वार किया। आमतौर पर डंडा तलवार से बेहतर होता है, लेकिन अर्जुन की तलवार की ताकत अलग ही थी। वह ऐसे आई जैसे कोई बड़ी लहर बड़े उठ रही हो, न रुकने का रास्ता न फिसलने का मौका। धड़ाम बिजली जैसी तेज आवाज के साथ तलवार की शक्ति सीधे उस एल्डर की सुरक्षा को चीरती हुई उसके शरीर में घुस गई। पेंग, उसकी सुरक्षा टूट गई और तलवार की धार उसके शरीर को काटते हुए खून निकाल लाए। वह घबरा गया और पीछे हटने लगा। 10 कदम पीछे हटने के बाद उसने अपने सीने को पकड़ा और डंडे को एक चट्टान पर पटक कर खुद को संभाला। तुम ये कैसे कर सकते हो? उसने अविश्वास से अर्जुन को देखा। इस समय अर्जुन का चेहरा खून से सना था। उसकी शर्ट फटी हुई थी और उसके सैनेपेट पर खून की धारियां थीं। ये सब उस भंवर जैसे निगलने वाले हमले की वजह से हुआ था। उसने पहले ही उस खतरनाक हमले को जबरदस्ती रोका था और अपनी सारी ताकत तलवार पर डाल दी थी ताकि वह एक ही वार में जीत सके। हालांकि उसे बहुत फायदा नहीं हुआ था, क्योंकि उसका सामना एक पुराने और अनुभवी योद्धा से था। ये पहली बार था जब अर्जुन ने इतने बड़े संप्रदाय के एल्डर से सीधी लड़ाई की थी। और हैरानी की बात यह कि वह जीता भी। पास खड़े बाकी लोग, चाहे वो ली अग्नि संप्रदाय के हों या राठौर परिवार के, सब हैरान रह गए। जूनियर्स हमेशा सोचते था एक ही उनके एल्डर्स से कोई नहीं जीत सकता, और अब इस दक्षिणी सागर के लड़के ने वो कर दिखाया था। क्या वह सच में कोई जूनियर है? किसी ने पूछा। कुछ लोगों को शक हुआ कि अर्जुन कोई पुराना आदमी है जो किसी विशेष तकन बड़ी ईक से जवान दिखता है, लेकिन एल्डर हरिवंश राठौर ने ये मानने से इनकार कर दिया। उसे पता था कि अर्जुन सच में दाव सीप क्षेत्र का ही योद्धा है। अगर कोई हजारों साल का आदमी होता और फिर भी दाव सीप में ही होता तो वो कब का स्वर्गीय राजा बन गया होता। इससे साफ हो गया कि अर्जुन सच में एक नौजवान ही था। अर्जुन ने अपनी तलवार पर लगे खून को देखा और हल्के से मुस्कुराया। तो ये ऋषि का खून है। युवान ओपनिंग क्षेत्र का एक योद्धा एक बड़े साम्राज्य के ऋषि जैसा शक्तिशाली होता है।
और आज उसकी तलवार पर ऐसा ही खून लगा था जब अर्जुन जंगलों में भटकता था, तब वह सिर्फ एक पद के लिए लड़ रहा था। महेंद्र लियान ने उसे कई बार मौत के करीब पहुंचा दिया था। उस समय ऋषि उसे एक सपना लगते थे, लेकिन अब वह उनके सामने खड़ा था और लड़ रहा था। जैसे ही अर्जुन ने ली अग्नि संप्रदाय के एल्डर को देखा, उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। वह मानसी के साथ ब्लड मून से लड़ने के लिए जब वह रतनगढ़ दुनिया में वापस आया तो लोगों ने उसे एक विदेशी और खास योद्धा मान लिया। एक विदेशी प्रतिभा के रूप में अर्जुन ने पहले ही अपनी छवि बना ली थी, एक ऐसा व्यक्ति जो सबके सामने बेपरवाह और बहुत घमंडी दिखता था। वह खुद को दुनिया की सबसे काबिल चीज मानता था, इसलिए जो लोग उसे शांत और गंभीर मानते थे वह उनके लिए एकदम अलग रूप में सामने आया था। अर्जुन ने धीरे से अपनी तलवार की धार पर लगा खून पोंछा और ली अग्नि संप्रदाय के एल्डर की ओर देखा। फिर वह हल्के से बोला, युवान ओपनिंग क्षेत्र वालों की इतनी ही ताकत है। उसकी यह बात ताने और घमंड से भरी थी। ये सुनकर उस एल्डर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। नालायक, तू तो मौत को बुला रहा है। वह गुस्से में कांपने लगा। उसने छड़ी इतनी जोर से पकड़ ली थी कि वह अब झुकने लगी। उस छड़ी में खास शक्ति थी जो बहुत ऊर्जा जमा कर सकती थी। जब वह उससे वार करता तो उसकी ताकत बहुत ही खतरनाक हो जाती थी। जैसे ही उसकी छड़ी झुकी, एल्डर के शरीर से युआन क्यूई तेजी से बाहर निकलने लगी। वह आसपास की ऊर्जा को अपने अंदर खींच रहा था, जिससे उसका शरीर एक गहरे कुएं जैसा लग रहा था। अब कोई भी देख सकता था कि वह अपनी पूरी ताकत लगाने वाला है। शुरुआत में उसने अर्जुन को कमज़ोर समझा था, बस एक नौजवान, लेकिन अब वह उसे हर हाल में हराने की ठान चुका था। इस बीच अर्जुन ने अपनी आस्तीन से खून आड़ा। उसने एल्डर की ओर सीधे देखा तक नहीं, जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा हो। उसकी इस बेपरवाही और घमंड को देख आसपास खड़े कई लोग चौंक गए। ये साफ था कि अर्जुन को अपनी ताकत पर बहुत भरोसा था, जबकि सच तो ये था कि पहले की लड़ाई में वह थोड़ा घायल भी हुआ था। अब जब एल्डर अपनी पूरी ताकत से हमला करने वाला था तो ये खतरनाक हो सकता था। शायद अर्जुन को अब सजा भुगतनी पड़े, लेकिन अर्जुन अभी भी तलवार को लापरवाही से पकड़े हुए था। उसकी आंखों में लड़ाई का जुनून दिख रहा था। जब से वह महान महारानी के रहस्यमय क्षेत्र में गया था, अर्जुन ने ज्यादातर समय महान महारानी हॉट सूत्र का अभ्यास करने में बिताया था। अब उसकी शक्ति दाओ सीड क्षेत्र के अंतिम चरण तक पहुंच गई थी। 23 साल की उम्र में अर्जुन पहले ही अपने साथी योद्धाओं से कहीं आगे निकल चुका था, और उसकी लड़ाई की क्षमता अपने स्तर के योद्धाओं से बहुत ज्यादा थी। दाओ सीड क्षेत्र का कोई योद्धा अगर युआन ओपनिंग क्षेत्र वाले से भिड़े तो यह आमतौर पर असंभव माना जाता है, लेकिन अर्जुन ने यह असंभव काम भी मुमकिन कर दिखाया था। इसे यहीं खत्म कर दो, ये बहुत खतरनाक है। अगर आज इसे ने दिया तो भविष्य में यह जरूर बदला लेगा। चौहान परिवार के एल्डर ने अपनी बात बाकी 2 एल्डर्स तक पहुंचाई, और बाकी तीनों एल्डर भी इससे सहमत हो गए। पहले तो वे सिर्फ अर्जुन को पकड़ना चाहते थे और पूछताछ करना चाहते थे, लेकिन अब वे उसे मारने का इरादा बना चुके थे। योद्धाओं की दुनिया में दुश्मनी का मतलब होता है जान के बदले जान। अब जब ये दुश्मनी बन चुकी थी तो वे पीछे हटने वाले नहीं थे। उन्हें हर हाल में अर्जुन को खत्म करना ही था। 3 युआन ओपनिंग क्षेत्र के एल्डर्स ने बिना कोई चेतावनी दिए अपनी ऊर्जा से बात करते हुए एक साथ हमला कर दिया। जब युआन ओपनिंग के अनुभवी योद्धा पूरी ताकत से हमला करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे जमीन हिल रही हो और समुद्र उफान पर हो। ये तीनों अपने जीवन के बीच के दौर में थे और उन्होंने अपनी सारी ताकत इस हमले में झोंक दी। भले ही वे अब अपने स्टार में और आगे न बढ़ सके, लेकिन उनकी शक्ति और ऊर्जा अभी भी बहुत ज्यादा थी। उनकी युआन क्यूई ऐसे फटी जैसे कोई ज्वालामुखी फट रहा हो। पूरी जमीन हिलने लगी। ये तो बहुत गंभीर स्थिति हो गई है। जल्दी पीछे हटो, सब पीछे हट जाओ, चाहे वो राठौर परिवार के जूनियर हों या ली फायर सेक्ट के लोग, सभी डर गए। अगर वे इस लड़ाई में फंस जाते तो उनका कोई नामो निशान न बचता। ये लोग अब अपनी इज्जत की भी परवाह नहीं कर रहे हैं। तूफान के बीच हरिवंश राठौर ने साफ देखा कि 3 एल्डर एक साथ अर्जुन जैसे एक जूनियर पर हमला करने वाले हैं। ये सब अपनी उम्र और संख्या का फायदा उठाकर उस पर धौंस दिखा रहे थे, और यह हमला अचानक और पूरी ताकत के साथ किया गया था। साफ था कि वे अर्जुन को हर हाल में मार देना चाहते थे, चाहे इसके लिए उन्हें अपनी इज्जत ही क्यों न खोनी पड़े। अब हालात इतने बिगड़ चुके थे कि हरिवंश राठौर चुप नहीं रह सकते थे। उन्होंने अपने हाथ फैलाए और उनके चारों ओर जल तत्व की ऊर्जा इकट्ठा होकर एक बड़ी झील जैसा रूप लेने लगी। यह उनकी बनाई गई पानी की शक्ति थी जिससे वह तीनों की रफ्तार को रोकना चाहते थे, लेकिन अकेले एक आदमी तीनों को रोकने में कमजोर पड़ रहा था। तीनों एल्डर्स का हमला अर्जुन तक पहुंच चुका था। चौहान परिवार के एल्डर के चेहरे पर गुस्सा और नफरत थी। अब हमें बदनामी की परवाह नहीं, जीतने वाला ही राजा कहलाता है। अब मर के अगर किसी को दोष देना है तो खुद को दो। इतना घमंडी और अकड़ू बनने का यही नतीजा होता है। ली फायर सेक्ट के 2 एल्डर्स ने एक छड़ी और एक तलवार से हमला किया। अब उनके लिए अर्जुन को मारना सबसे जरूरी काम बन चुका था। इतना खतरनाक हमला किसी भी दाओ सीड क्षेत्र के जूनियर के
छोटी ये असहनीय था, ये किसी के भी सोच से परे का हमला था। तीनों के एक साथ हमले को देखकर अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, इतने बेशर्म बनने में तुम लोग सबसे आगे हो। मरने जैसी स्थिति में भी वह मुस्कुरा रहा था। ये एक हकर हर कोई हैरान रह गया, क्या वाकई ये लड़का इन 3 अनुभवी योद्धाओं का सामना कर सकता है। एक पल में सब कुछ बदल गया। कोई सोच भी नहीं पाया कि क्या हो रहा है। उन्होंने बस देखा कि अर्जुन तूफान के बीच छोटे उड़ाया और फिर अचानक उसकी छवि धुंधली हो गई और वह गायब हो गया। जिस वक्त अर्जुन मुस्कुराया उसने अपनी तेज से तेज गति वाली तकनीक इस्तेमाल कर ली थी, गोल्डन क्रोसन शिफ्ट। यह एक अनोखी तकनीक थी जो पहले एज और यांग लॉर्ड ने तैयार की थी। इसकी गति इतनी तेज थी कि हवा या बिजली भी पीछे छूट जाए। उसके चलने का रास्ता समझना नामुमकिन था और वह इस हमले से बचकर निकल गया। लोग हैरान थे। दाओ सीड क्षेत्र का योद्धा युआन ओपनिंग विशेषज्ञों के हमले से कैसे बच सकता था। तीनों का हमला बहुत शक्तिशाली था। वे हवा और ज़मीन की ताकत का इस्तेमाल कर रहे थे और उन्होंने सारे रास्ते बंद कर दिए थे। लेकिन अर्जुन उनके बीच से ऐसे निकल रहा था जैसे वह किसी भी खाली जगह से फिसल जाए। उसकी चाल इतनी ज़बरदस्त थी कि देखने वाले दंग रह गए। ये तकनीक किसी आम दाओ सीड योद्धा की क्षमता से कहीं ऊपर थी। देखने वालों की आंखें वहीं ठहर गईं। केवल युआन ओपनी स्तर के योद्धा ही अर्जुन की गति का थोड़ा अंदाज़ा लगा पा रहे थे। बाकी सभी को बस उसकी परछाई दिख रही थी। ये सचमुच खतरनाक और खूबसूरत चाल थी। हालांकि अर्जुन की चाल बहुत तेज थी, लेकिन तीनों एल्डर्स भी बड़ी ही अनुभवी थे। वे उसकी चालों के पीछे लगे रहे और धीरे धीरे उसकी दूरी कम करने लगे। तुम्हारे जैसे नौसिखिए हमारे वार नहीं टाल सकते। तीनों एल्डर्स अब पूरी ताकत से अर्जुन का पीछा कर रहे थे। साथ ही वे हरिवंश राठौर के द्वारा पैदा की जा रही रुकावटों से भी निपट रहे थे। हालांकि वे हमला कर रहे थे, फिर भी उनके मन में अर्जुन की चाल देखकर हैरानी थी। अब उनके दिमाग में एक बात पक्की हो गई थी, इस लड़के को जिंदा नहीं छोड़ा जा सकता। जैसे ही उन तीनों एल्डर्स का संयुक्त हमला अर्जुन के पास पहुंचा और उन्हें लगा कि वे किसी भी पल उसे घेरकर मार देंगे, तभी अचानक हालात बदल गए। तीनों एल्डर्स के चेहरे का रंग तुरंत बदल गया। तू बहुत ही घटिया लड़का है, नीच मरना चाहता है क्या। तीनों गुस्से से चिल्लाए क्योंकि इस समय अर्जुन अचानक ली अग्नि संप्रदाय के शिष्यों की भीड़ में घुस गया था। ली अग्नि संप्रदाय के शिष्य अर्जुन जितने तेज नहीं थे। जब तीनों एल्डर्स ने अर्जुन पर हमला किया था तब ली अग्नि संप्रदाय और राठौर परिवार के शिष्य पीछे हट गए थे। लेकिन अब अर्जुन उन शिष्यों के बीच जा छिपा और उन्हें अपनी ढाल बना लिया। तुम लोगों की बेशर्मी तो रतनगढ़ महाद्वीप से भी बड़ी है। 3 लोग मिलकर मुझे अकेले से लड़ रहे हो और ऊपर से मुझे नीच कह रहे हो। अगर बेशर्मी की बात हो तो मैं तुमसे बहुत पीछे हूँ। अर्जुन हमले से बचते हुए मजाक उड़ाने लगा। ये ली अग्नि संप्रदाय के शिष्य भी संप्रदाय की तरफ से बहुत मेहनत से तैयार किए गए थे। भले ही वे आर्यन बैनर्जी जितने अच्छे नहीं थे, लेकिन फिर भी उन्हें खोना संप्रदाय के लिए भारी नुकसान था। दोस्तों मेरी रक्षा करो, धन्यवाद। अर्जुन जोर से हंसा, उसकी हंसी बादलों तक गूंज उठी। वह बहुत ही निडर और अजीब किस्म का इंसान लग रहा था। अर्जुन को इन शिष्यों के लिए कोई भी अच्छा विचार नहीं था। उन्होंने पहले आर्यन बैनर्जी का साथ देकर राठौर परिवार के शिष्यों को परेशान किया था, सन्या राठौर से बदतमीजी की थी और अर्जुन को अपंग करने के लिए भी उकसाया था। यही सब कारण था कि अर्जुन अब उन्हें ढाल की तरह इस्तेमाल कर रहा था। तू हरामखोर। जब चारों ओर ऊर्जा का तूफान चल रहा था तब ली अग्नि संप्रदाय के इन शिष्यों ने गुस्से से अर्जुन को घूरा, लेकिन वे कुछ कर नहीं सकते थे। अर्जुन की ताकत उनसे बहुत ज्यादा थी। उसकी तुलना किसी जुगनू और चांद की रोशनी से भी न ही की जा सकती थी। हालांकि सबकी सोच एक जैसी नहीं थी। उन शिष्यों में से एक जो सबसे ज्यादा गुस्से में था और जिसकी आंखों में अर्जुन को मारने की आग जल रही थी, उसने अचानक अपनी हथेली से 3 जहरीली सुइयां अर्जुन की पीठ पर फेंकी। उसका सोचना था कि अर्जुन 3 एल्डर्स के हमलों से बचने में व्यस्त होगा, इसलिए वह अपने पीछे ध्यान नहीं दे पाएगा। अराजकता का फायदा उठाकर हमला करना आसान होगा और जहरीली सुइयां इतनी बड़ी ही न थीं कि आसानी से दिखाई भी नहीं देती। अगर इससे अर्जुन थोड़ी देर के लिए भी कमजोर पड़ता और एल्डर्स उसे मारने में सफल हो जाते तो ये शिष्य खुद को हीरो समझता। लेकिन जैसे ही सुइयां उसकी हथेली से निकलीं, अर्जुन की पीठ पर अचानक आंखें उभर आईं। क्या अर्जुन की आकृति उसके सामने ही गायब हो गई। तीनों सुइयां निशाने से चूक गईं और सीधी चौहान परिवार के एक एल्डर की ओर उड़ गईं। क्या वो शिष्य कुछ पल के लिए हैरान रह गया और तभी उसे महसूस हुआ कि उसकी पीठ ठंडी पड़ गई है। उसके शरीर के रोंगटे खड़े हो गए, जैसे कोई बहुत ही खतरनाक जानवर उसकी गर्दन पर सांस ले रहा हो। उसे ऐसा डर और खतरा महसूस हुआ जैसा उसने पहले कभी नहीं किया था। उसका दिल जैसे किसी बर्फीले हाथ ने जकड़ लिया हो। वो पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं कर पाया। क्या तू मरना चाहता है तो चल, मैं तुझे वहीं भेज देता हूँ। ऐसा लगा जैसे मौत खुद उसके कान में फुसफुसा रही हो। तभी ली अग्नि संप्रदाय के उस शिष्य की पीठ में तेज दर्द हुआ, जैसे किसी ने उसे जोर से लात मार दी हो। उसकी कमर पर एक जबरदस्त ताक लगी और वह अपने आप ही हवा में उड़ गया और सीधा वो उन तीनों एल्डर्स की ओर आ रहा था जो जोरदार हमला कर रहे थे।
उसने जो जहरीली सुइयां फेंकी थीं वे पहले ही तीनों एल्डर्स की युआन की हुई ऊर्जा के जोर में नष्ट हो चुकी थीं। लेकिन अब वही शिष्य खुद एल्डर्स के हमले की पहली चपेट में आ गया था। सावधान, रास्ता छोड़ो! तीनों एल्डर्स जोर से चिल्लाए, लेकिन अर्जुन की लात इतनी तेज थी कि वह शिष्य अपने आप ही उन एल्डर्स की ओर जा गिरा। ली अग्नि संप्रदाय के 2 एल्डर बहुत गुस्से में थे। वे उस शिष्य पर हमला करना चाहते थे, पर बाद में उन्हें बहुत दुख होता। अगर वे गलती से अपने ही संप्रदाय के शिष्य को मार देते तो ये नियमों का उल्लंघन होता और उनकी इज्जत पर बुरा असर पड़ता। 3 ताकतवर एल्डर मिलकर भी एक या छोटे युवक अर्जुन को नहीं मार पाए और उल्टा उनके हमले में उनका अपना ही शिष्य मारा गया। अगर ये बात रतनगढ़ दुनिया में फैलती तो सब उनका मजाक उड़ाते। इसलिए ली अग्नि संप्रदाय के दोनों एल्डर्स ने अपने हमले धीमे कर दी और अपनी ऊर्जा को वापस खींच लिया। लेकिन चौहान परिवार का एल्डर अब भी अर्जुन को मारने पर अड़ा था। धड़ाम! एक जोरदार धमाके के साथ ली अग्नि संप्रदाय का वह शिष्य मौके पर ही मारा गया। उसका शरीर फट गया और खून और मांस के टुकड़े उड़ने लगे। आह! एक और शिष्य चिल्लाया। वे अपने साथी की मौत देखकर सदमे में थे, लेकिन अर्जुन अब उनके बीच में था और चौहान परिवार के एल्डर की ताकत तेजी से बढ़ रही थी। चौहान परिवार का एल्डर चिल्लाया, अगर हम आज उस लड़के को नहीं मारते तो वो कल हमें मारेगा। ली अग्नि संप्रदाय के 2 एल्डर थोड़ी देर के लिए चुप हो गए। अचानक बदली स्थिति ने उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया कि अर्जुन को मारें या नहीं। कई बार गुस्से में लोग सोच समझ कर फैसला नहीं ले पाते। चौहान परिवार का एल्डर अब पूरी तरह पागल हो चुका था। बवंडर तानाशाह बादल, उसने हमला किया। उसकी ताकत बढ़ गई और उसकी ऊर्जा एक काले भयंकर जानवर में बदल गई। पूरा आसमान कांपने लगा। आहा! ली अग्नि संप्रदाय के बाकी शिष्य इस भयंकर हमले को नहीं झेल सके। उनके शरीर फटने लगे, हड्डियां टूटने लगीं और शरीर के अंग इधर उधर उड़ गए। चारों तरफ खून और मांस के टुकड़े भी खर गए। मंजर बहुत ही डरावना था और इस खून की बारिश के बीच अर्जुन बड़े आराम से चल रहा था। उसके कदम इतने हल्के थे कि जमीन पर कोई निशान नहीं छोड़ रहे थे। वो चौहान परिवार के एल्डर की हमले की सीमा में था, लेकिन फिर भी बचा हुआ था। ये फासला बहुत कम था, लेकिन पार करना नामुमकिन था। चौहान परिवार का एल्डर अब पागल हो चुका था। अगर ली अग्नि संप्रदाय के दोनों एल्डर उसके साथ मिलकर हमला करते तो शायद वे अर्जुन को मार सकते थे, लेकिन उन्होंने बीच में रुककर बड़ी गलती कर दी थी। अकेले चौहान परिवार के एल्डर ने ही करीब 9 शिष्यों को मार डाला, और वो भी सिर्फ अपने सहयोगी संप्रदाय के लोगों को। आहा! चौहान परिवार के एल्डर गुस्से में दहाड़ते हुए अर्जुन का पीछा करने लगा, लेकिन ली अग्नि संप्रदाय के बाकी 2 एल्डर्स की आंखें लाल हो चुकी थीं। वे चुपचाप अपने शिष्यों का यूं कत्ल होते नहीं देख सकते थे। हो सकता है कि ये शिष्य भविष्य में बहुत महान न बने, लेकिन फिर भी उनमें से कई युवान ओपनिंग योद्धा बन सकते थे। एक ऐसा संप्रदाय जो अपने फायदे को सबसे ऊपर रखता हो, उसके लिए ये युवा शिष्य बहुत कीमती थे। अगर वे सब मर जाते तो उन दोनों एल्डर्स को जवाब देना पड़ता और उन्हें सजा भी मिल सकती थी। अगर उन्होंने अर्जुन को मारने की कोशिश की और वह बच निकला तो उन्हें और भारी नुकसान उठाना पड़ता। अपने शिष्यों को भयानक मौत मरते हुए देखकर ली अग्नि संप्रदाय के दोनों एल्डर चिंतित और घबराए हुए थे। बृजराज चौहान, मैं तुमसे कहता हूँ रुक जाओ। बृजराज चौहान, क्या तुम पागल हो गए हो? ली अग्नि संप्रदाय के दोनों एल्डर चौहान परिवार के एल्डर्स की ओर तेजी से और अरे, जब उनके शिष्यों की हत्या हो रही थी तो वे चुप कैसे रह सकते थे? पेन तीनों एल्डर्स की युवान की ऊर्जा एक दूसरे से टकरा गई, जिससे बृजराज चौहान का हमला रोक दिया गया। अब अर्जुन को मारने की जो योजना उन्होंने बनाई थी वह पूरी तरह से टूट चुकी थी। शुरुआत से लेकर अब तक अर्जुन ने एक के खिलाफ 3 एल्डर्स से लड़ने जैसा कोई बहादुरी भरा काम नहीं किया था। उसने केवल ली अग्नि संप्रदाय के शिष्यों को अपने बचाव के लिए छोटी ढाल के रूप में इस्तेमाल किया था। मूर्ख, तुम एकदम मूर्ख हो! बृजराज चौहान, जो अब हमला नहीं कर सका, गुस्से में चिल्लाया। अगर हमने उसे अभी नहीं मारा और उसे ऐसे ही वापस जाने दिया तो वह भविष्य में हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा बनेगा। हम जो लोग मारे गए हैं वे तुम्हारे चौहान परिवार से नहीं हैं, इसलिए तुम्हें कोई सजा नहीं मिलेगी। लेकिन तुम उस लड़के को मारने को तैयार हो, चाहे तुम्हें कुछ भी कुर्बानी देनी पड़े, पर हमें इसका भारी दंड भुगतना पड़ेगा। हो सकता है हमारी साधना की शक्ति भी कम हो जाए। ली अग्नि संप्रदाय के दोनों एल्डर्स के चेहरे गुस्से और चिंता से भरे हुए थे। आज जो कुछ हुआ वह अब आसानी से शांत नहीं किया जा सकता था। जब संप्रदाय इस घटना की जांच करेगा तो इतने सारे मरे हुए शिष्यों की जिम्मेदारी एल्डर्स पर ही आएगी, और ये सब बृजराज चौहान की वजह से हुआ था। ऐसे में ली अग्नि संप्रदाय के दोनों एल्डर्स को उस पर गुस्सा क्यों नहीं आता? जब तीनों एल्डर्स के बीच की लड़ाई खत्म होने ही वाली थी, तभी अर्जुन की आंखों में एक ठंडी और खतरनाक चमक उभरी। वह चुपचाप एक जहरीले सांप की तरह आगे बढ़ा। उसका शरीर उसकी तलवार के साथ मिल गया, मानो वह तलवार बन गया हो, मानो तलवार और उसका शरीर एक हो गए हों। उसका निशाना था बृजराज चौहान, जो तीनों के बीच में था। बृजराज चौहान ने जब अपना हमला रोका तो वह पूरी तरह थक चुका था और उसकी ताकत भी कमज़ोर हो गई थी। अगर 2 बराबर के योद्धा आपस में लड़ते हैं तो जब एक हमला करता है तो दूसरा उसका बचाव करता है।
दोनों को इसमें बहुत ऊर्जा लगती है और फिर उन्हें दोबारा ऊर्जा इकट्ठा करनी पड़ती है। लेकिन इस बार अर्जुन ने बहुत कम ऊर्जा खर्च की थी। वह सिर्फ मौके का इंतजार कर रहा था कि कब दुश्मन थक जाए और वह उस पर हमला कर सके। बृजराज चौहान ने पहले जितनी भी ऊर्जा जमा की थी वह अब किसी काम की नहीं रह बड़ी। अर्जुन और बृजराज चौहान के बीच अब ताकत का बहुत बड़ा फर्क था। साथ ही अर्जुन की ताकत वैसे भी बृजराज चौहान से ज्यादा थी। अर्जुन ने अपनी तलवार से तेज हमला किया। ऐसा लगा जैसे वह खुद एक तेज रोशनी में बदल गया हो और उसकी तलवार की किरण में समा गया हो। अर्जुन के शरीर के अंदर उसका आस्पेक्ट टोटेम जाग गया। उसका टोटेम एक 3 पैरों वाला सुनहरा कौवा गोल्डन क्रो था। लेकिन अर्जुन अपनी पहचान छिपाना चाहता था, इसलिए उसने अपने टोटेम को बाहर नहीं आने दिया। अगर कोई उसका टोटेम देख लेता तो उन्हें शक हो सकता था और कभी भी थोड़ा शक भी बहुत बड़ी परेशानी बन सकता है। गोल्डन क्रो ने अर्जुन के खून को उबाल दिया और उसमें ताकत भर दी। जब योद्धा एक खास स्तर तक पहुंचते हैं तो उनका टोटेम उनके खून और शरीर में मिल जाता है। अर्जुन उस स्तर पर तो नहीं पहुंचा था, लेकिन वह फिर भी अपने टोटेम की ताकत का इस्तेमाल कर सकता था। अर्जुन के इस वार से आसपास की सारी ऊर्जा खींच गई। हवा उसकी तलवार की तेज किरण में बदल गई और फिर आसमान में एक बहुत बड़ी तलवार की छवि बन गई। चाक 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 तलवार की तेज किरण से जमीन फट गई। मिट्टी और पत्थर हवा में उछलने लगे। सबसे पहले इस हमले का निशाना बना बृजराज चौहान है भगवान। जब बृजराज चौहान ने देखा कि तेज तलवार की किरण उसकी ओर आ रही है तब तक उसकी सारी ऊर्जा खत्म हो चुकी थी। अब वह इसका सामना नहीं कर सकता था। उसी वक्त उसके पास खड़े ली अग्नि संप्रदाय के 2 एल्डर्स चौंक गए। उन्होंने तुरंत पीछे हटना ही सही समझा। अगर वे तीनों मिलकर अर्जुन का सामना करते तो शायद वह हमला टाल सकते थे, लेकिन उन्होंने बृजराज चौहान को छोड़ दिया। वे वैसे भी उसके दोस्त नहीं थे। बृजराज चौहान ने पहले ही उनके संप्रदाय के कई प्रतिभाशाली शिष्यों को मार दिया था, इसलिए वे पहले से ही उससे नाराज थे। हालांकि उन्होंने अर्जुन को बृजराज चौहान को मारने नहीं दिया। जब वे पीछे हटे तब भी उन्होंने अपनी ताकत अर्जुन पर छोड़ी और उस पर हमला कर दिया। उन दोनों ने एक साथ अर्जुन पर हमला किया। उनमें से एक ने अपनी निगलने की शक्ति का इस्तेमाल किया और अर्जुन को पकड़ने के लिए एक ताकतवर भंवर बना दिया। दूसरा आग की लपटों में घिरा हुआ था और जलते हुए उल्कापिंड जैसा लग रहा था जो सीधा अर्जुन की ओर बढ़ रहा था। अर्जुन ने भौहें सिकोड़ लीं। उसने बृजराज चौहान पर अचानक हमला किया था, जैसे बिजली अचानक गिरी हो। उसे पूरी उम्मीद थी कि वह एक ही वार में बृजराज चौहान को बहुत बुरी तरह घायल कर देगा या मार ही देगा। लेकिन तभी ली अग्नि संप्रदाय के 2 एल्डर्स ने यह पर प्रतिक्रिया दी और सही फैसला लिया। अगर अर्जुन ने सिर्फ बृजराज चौहान को मारने पर ध्यान दिया होता तो वह जरूर उसे घायल कर देता, लेकिन अपनी जान भी खतरे में डाल देता। अब 2 युवान ओपनिंग क्षेत्र के योद्धा उससे लड़ने आ चुके थे तो अर्जुन के लिए बिना चोट खाए बच निकलना मुश्किल हो गया था, क्योंकि वह अपनी सारी छिपी हुई ताकतें नहीं दिखा सकता था। उसका हमला पहले ही शुरू हो चुका था और उसकी सारी युवान की हुई ऊर्जा उसकी तलवार में समा चुकी थी। ऐसे में उसे रोकना आसान नहीं था। ली अग्नि संप्रदाय के दोनों एल्डर्स ने बिल्कुल सही समय पर हमला किया। अर्जुन ने तुरंत अपने दोनों हाथ फैलाए और उसकी तलवार कंपन करने लगी। वह हवा में मौजूद सारी युवान क्यूई को खींच रही थी और वह उसके हाथों से बाहर निकलती हुई आवाजें कर रही थी। उसने तलवार फेंकने से पैदा हुई ताकत का इस्तेमाल किया और पीछे की ओर हट गया। उसने अपनी तेज गति वाली गोल्डन क्रो सन शिफ्ट चाल का प्रयोग किया और बहुत तेजी से अचानक आगे बढ़ा। इससे उसने ली अग्नि संप्रदाय के एल्डर की घेरने वाली शक्ति को तोड़ दिया। धड़ाम अर्जुन की फेंकी गई तलवार ने बृजराज चौहान की ऊर्जा ढाल तोड़ दी। तलवार इतनी तेज थी कि वह उसके आर पार चली गई। इस वार को रोक पाना असंभव था। बृजराज चौहान ने जोर से चिल्लाते हुए अपनी सारी ताकत इकट्ठा की, लेकिन अर्जुन की शक्ति उससे कहीं ज्यादा थी। कांच टूटने जैसी आवाज के साथ उसकी ऊर्जा ढाल टूट गई। तलवार उसके शरीर में घुस गई, उसके फेफड़ों को काटती हुई निकल गई। एक बड़ा ऊर्जा विस्फोट हुआ और उसका दाहिना कंधा फट गया। उसका कंधा टूट गया और हाथ भी बुरी तरह घायल हो गया। वह जोर से चिल्लाया और जमीन पर गिर पड़ा। उसका चेहरा बिल्कुल पीला हो गया था। उसी समय अर्जुन को ली अग्नि संप्रदाय के दोनों एल्डर्स के संयुक्त हमले का सामना करना पड़ा, लेकिन गोल्डन क्रो सन शिफ्ट तकनीक के कारण वह उनके ज्यादातर हमलों से बच गया। धड़ाम अर्जुन की ऊर्जा ढाल से टकराकर एक विस्फोट हुआ। उसने अपने शरीर को पीछे धकेलते हुए पतंग की तरह हवा में उड़ान भर ली। हालांकि उसे कुछ अंदरूनी चोटें आई थीं। उसकी युआन क्यूई और खून थोड़ा अस्त व्यस्त हो गया था, लेकिन फिर भी वह रुका नहीं। उसने अपनी गति का फायदा उठाते हुए सीधा आसमान की ओर उड़ान भरी। गोल्डन क्रो सन शिफ्ट चाल का पूरा असर दिखा। अर्जुन एक चील की तरह उड़ता चला गया और फिर बादलों में गायब हो गया। धत तेरी की तुम भाग कहाँ रहे हो। ली अग्नि संप्रदाय के दोनों एल्डर्स की आंखें गुस्से से लाल हो गई थीं। जैसे ही उन्होंने अर्जुन को बादलों में गायब होते देखा वे तुरंत उसके पीछे दौड़े। अगर वे आज अर्जुन को भाग जाने देते तो उनकी बहुत बदनामी होती, लेकिन अर्जुन की रफ्तार बहुत तेज थी।
उसकी गोल्डन क्रो सनशिफ्ट नाम की चलने की कला एजोर यांग लॉर्ड की नी जी कला थी और यह अर्जुन के लिए एकदम सही थी। ऐसा लगता था जैसे ये कला उसी के लिए बनी हो। थोड़ी दूर तक पीछा करने के बाद ली अग्नि संप्रदाय के उन दोनों एल्डर्स को रुकना पड़ा, क्योंकि अब वे अर्जुन को अपनी शक्ति से भी महसूस नहीं कर पा रहे थे। सच तो ये था कि अर्जुन की तेजी देखकर ही उन्हें समझ आ गया था कि वे उसका पीछा नहीं कर सकते। एक दाव सीड स्तर का लड़का 3 युवान ओपनिंग स्तर के एल्डर्स से लड़ता है और फिर छोटी इना चोट खाए भाग निकलता है। उसने बृजराज चौहान की बांह काट दी और आठली अग्नि संप्रदाय के युवाओं की मौत का कारण भी बना। आखिर में वे बस लाचार होकर देखते रह गए कि अर्जुन बिना कुछ छोड़े वहां से चला गया। ये बहुत ही शर्मनाक बात थी। अगर ये बात फैल गई तो लोग हंस हंस कर लोटपोट हो जाएंगे। वे दोनों बहुत दुखी थे। जब वे वापस लौटे तो उनके चेहरे एकदम काले पड़ चुके थे। जो कुछ आज हुआ वो उनके जीवन का सबसे बड़ा अपमान था। और सबसे बड़ी बात यह थी कि हो सकता है अर्जुन भविष्य में उनसे बदला लेने आ जाए। ऐसे राक्षस जैसे लड़के का दुश्मन बनकर कुछ सालों बाद अर्जुन उन्हें ऐसे मार सकता है जैसे कोई सब्जी काटता है। वैसे भी हो सकता है कि अर्जुन को कुछ करने की जरूरत ही न पड़े। जैसे ही वे अपने संप्रदाय वापस पहुंचेंगे वैसे ही उन्हें सजा मिल जाएगी, क्योंकि उन्होंने अपने संप्रदाय के 8 प्रतिभाशाली शिष्यों को खो दिया और जूनियर्स का बड़ी ही रक्षा नहीं कर पाए, और उन्होंने ली अग्नि संप्रदाय की इज्जत भी खो दी। अब लोग कहेंगे कि ली अग्नि संप्रदाय के एल्डर बेकार हैं क्योंकि वे एक छोटे से लड़के से भी हार गए। ली अग्नि संप्रदाय के सख्त नियमों की वजह से वे इसके अंजाम की कल्पना भी नहीं कर पा रहे थे। ये सब उनके लिए बहुत दर्दनाक था। एल्डर कुछ शिष्य चुपचाप खड़े थे। अर्जुन का असर उन पर बहुत गहरा पड़ा था। उन्होंने अपनी आंखों से अपने साथियों को मरते देखा था। उनके शरीर टुकड़ों में बढ़ गए थे, खून और मांस हर तरफ बिखरा पड़ा था। ये मंजर उन्हें अंदर तक डरा गया था। जो लोग मरे थे वे कमज़ोर नहीं थे, बस उनकी किस्मत खराब थी। अगर भाग्य ने जरा भी करवट बदल ली होती तो वही हालत उनकी होती। अपने से छोटे किसी व्यक्ति से बचने के लिए केवल किस्मत के भरोसे जीना, वो भी तब जब एल्डर्स साथ हों, ये बात उनके लिए बहुत शर्मनाक और दुखद थी। तुम सब चुप रहो, एक ली अग्नि संप्रदाय के एल्डर ने जोर से चिल्लाया। उसकी गुस्से भरी नजरें जमीन पर पड़े बृजराज चौहान पर पड़ीं। बृजराज चौहान की हालत बहुत बुरी थी। उसका शरीर एक तरफ से लगभग फट गया था, एक हाथ टूटने के कगार पर था। चमत्कारी दवाओं से वो शायद हाथ तो जोड़ ले, पर पूरी तरह ठीक होने में आधा साल लगेगा। फिर भी ली अग्नि संप्रदाय के दोनों एल्डर्स ने उसे इलाज के लिए अपने घर लौटने की इजाज़त नहीं दी, क्योंकि 8 युवा शिष्यों की मौत के बाद किसी को इसकी जिम्मेदारी लेनी थी। अगर वे अर्जुन को पकड़कर लाते तो शायद सज़ा थोड़ी हल्की मिलती। अब अगर चौहान परिवार उसे वापस चाहता है तो उन्हें उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। धत तेरी की ली अग्नि संप्रदाय का एक एल्डर मन ही मन गुस्से में बड़बड़ाया। फिर उसने अचानक बृजराज चौहान के डेंटियन पर हाथ मारा। उसकी युवान क्यूई बृजराज चौहान के शरीर में घुस गई और उसके दिल को बंद कर दिया। बृजराज चौहान का शरीर कांप गया और उसने गुस्से से कहा, तुम वो पहले से ही बुरी तरह घायल था और अब उसकी साधना भी बर्बाद हो गई थी। उसके कमजोर शरीर को ये झटका और भी भारी पड़ा। अब वह बस एक बेबस इंसान बनकर रह गया था जिसे कोई भी घसीट सकता था। इसे ले जाओ, अगर कुछ हुआ तो मैं जिम्मेदार रहूंगा, ली अग्नि संप्रदाय का एल्डर चिल्लाया। अब उसने और कुछ कहना जरूरी नहीं समझा और अपने शिष्यों को बृजराज चौहान को घसीट कर ले जाने कहा। छोटे हुक्म दे दिया। उसे लग रहा था कि बृजराज चौहान अब अपंग हो चुका है। शायद उसका परिवार उसे ली अग्नि संप्रदाय को सौंपकर मुआवजा चुका दे। ऐसे में एल्डर्स को उसकी इज्जत की कोई परवाह नहीं थी। इस तरह उस बेबस बृजराज चौहान एल्डर घसीटता हुआ ले जाया गया। आज जो कुछ हुआ इसके बारे में कोई कुछ नहीं बोलेगा, समझे, दूसरे एल्डर ने जोर से कहा। यह सब उनके लिए बहुत शर्मनाक था। 3 एल्डर मिलकर एक जूनियर से हार गए। भले हाँ, बड़ी ही अर्जुन ने सामने से लड़ने की बजाय चालाकी से हमला किया हो, लोगों को इससे फर्क नहीं पड़ेगा। वे सिर्फ नतीजे देखेंगे। जब ये बात रतनगढ़ दुनिया में फैलेगी तो वे मार्शल मंडल में कैसे रहेंगे, ली अग्नि संप्रदाय में कैसे मुंह दिखाएंगे। लेकिन कुछ जूनियर शिष्यों ने डरते डरते राठौर परिवार की ओर देखा। राठौर परिवार के पहाड़ी द्वार के बाहर 10 से ज्यादा युवा शिष्य खड़े थे। उनके साथ थी सन्या राठौर और 2 एल्डर जो भी अभी पहुंचे थे। उन्होंने ये सब अपनी आंखों से देखा था। ऐसा लग रहा था कि सन्या राठौर अपनी युवान क्यूई के जरिए अपनी आवाज़ भेजकर उन 2 एल्डर्स को सब कुछ समझा रहा था जो अभी अभी आए थे। उनके चेहरे देखकर लग रहा था कि वे अर्जुन के प्रदर्शन से बहुत चौंक गए थे। ली अग्नि संप्रदाय का एल्डर अब बहुत परेशान हो गया था, क्योंकि इतने सारे लोगों ने यह घटना देखी थी, इसलिए यह बात फैलने से रोकना मुश्किल हो गया था। वह बहुत परेशान हो गया था और भले ही वह ऐसा नहीं चाहता था, फिर भी वह हिम्मत जुटाकर राठौर परिवार की तरफ चल पड़ा। वह सोच रहा था कि कैसे वह इस घटना को छुपा सकता है, जैसे कि किसी आत्मानुबंध का हवाला देकर, लेकिन उसे पता था कि राठौर परिवार इतनी आसानी से उसकी बात नहीं मानने वाला।
खूखूली अग्नि संप्रदाय के एल्डर ने हल्की खांसी की। राठौर परिवार के तीनों एल्डर्स उसकी इस हालत को देखकर थोड़ा हैरान रह गए क्योंकि उन्हें अब उसकी मंशा समझ में आने लगी थी। एक नौजवान ने ली अग्नि संप्रदाय के 2 एल्डर्स को इस हालत में पहुंचा दिया और बृजराज चौहान को इस बुरी स्थिति तक ला दिया। ये बहुत चौंकाने वाली बात थी। अर्जुन न सिर्फ द प्रतिभाशाली था बल्कि उसका युद्ध कौशल और समय का चुनाव भी अद्भुत था। वह 3 एल्डर्स के अचानक हमले का तुरंत जवाब दे सकता था और चुपचाप भागने के लिए एक चालाक तकनीक का इस्तेमाल कर चुका था। जब वह सीधे लड़ाई नहीं कर सकता था तब उसने ली अग्नि संप्रदाय के शिष्यों को अपनी ढाल की तरह इस्तेमाल किया और फिर मौका देखकर बृजराज चौहान को घायल कर दिया। इतना सब करने के बाद भी वह बिना किसी चोट के वहां से भाग निकला। यह सब कर पाना वाकई आश्चर्यजनक था। भाई हरिवंश, लगता है मैंने आज तुम्हें एक तमाशा दिखा दिया, ली अग्नि संप्रदाय के एल्डर ने थोड़ा अजीब अंदाज में कहा। आमतौर पर वह आक्रामक रहता था और हरिवंश राठौर के सामने अपन बड़ी ही ताकत दिखाता था, लेकिन आज उसे नम्रता दिखानी पड़ रही थी। जैसे ही वह आगे बढ़ा उसने खुद को एक कमजोर व्यक्ति की तरह पेश किया जो उसके लिए बहुत अपमानजनक था। लेकिन उसके पास और कोई रास्ता भी नहीं था। वह अपनी बेइज्जती सह सकता था लेकिन अपने संप्रदाय की प्रतिष्ठा को नहीं खो सकता था। अगर वह इस खबर को फैलने से रोकता तो यह उनके संप्रदाय के लिए बेहतर होता। फिर ये लगना भी आसान होता कि कुछ खास नहीं हुआ, बस कुछ शिष्य यह मारे गए। क्योंकि जब संप्रदाय बहुत बड़ा हो जाता है तो उसकी प्रतिष्ठा सबसे ज़रूरी हो जाती है। अगर वह इस मामले को दबा देता तो शायद संप्रदाय उसे सज़ा भी हल्की देता। भाई कमलनाथ बैनर्जी, क्या बात है? हरिवंश राठौर की आंखें मुस्कुराईं और थोड़ी सिकुड़ गईं। वह ली अग्नि संप्रदाय और चौहान परिवार की हालत देखकर अंदर ही अंदर बहुत खुश हो रहा था। आज की घटना उसके लिए एक बड़ा सरप्राइज थी। उसे लड़ाई देखकर बहुत मजा आया और उस रहस्यमय युवक जो अर्जुन था को देखकर तो जैसे वह मन ही मन ताली बजा रहा था। वो अभी जो हुआ, ली अग्नि संप्रदाय का एल्डर कुछ कहने ही वाला था कि हरिवंश राठौर ने उसे बीच में ही टोकते हुए कहा, ओह अब बड़ी ही क्या हुआ, आप चिंता न करें, मैंने तो पहले ही सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया है और वह वीडियो हमारे परिवार के बड़े एल्डर्स को भेज दिया है। इस बात को फैलने से रोकने के लिए हमने अपने ज़्यादातर शिष्यों को यहाँ बुला छोटी यह है भाई कमलनाथ बैनर्जी, आप निश्चिंत रहें, हम पूरी जिम्मेदारी से युद्ध के मैदान की सफाई कर देंगे। हरिवंश राठौर ने जानबूझकर कुछ ऐसे शब्द बोले जिससे ली अग्नि संप्रदाय के एल्डर को और गुस्सा आए। उसके शब्द सुनकर मानो कमलनाथ बैनर्जी का गला ही घुटने लगा। युद्ध के मैदान की सफाई एक ताना था लेकिन एल्डर का ध्यान सिर्फ एक बात पर गया, पहले ही पूरे परिवार को बता दिया। ली अग्नि संप्रदाय के दोनों एल्डर एक पल को आंखें झपकाते रह गए जैसे उन्हें समझ नहीं आया कि अब क्या करें। ली अग्नि संप्रदाय के दोनों एल्डर्स सबसे ज्यादा डरे हुए थे। उन्हें डर था कि जो लोग ली अग्नि संप्रदाय को बदनाम कर रहे हैं उन्हें संप्रदाय हरगिज माफ नहीं करता था। हरिवंश राठौर ने कहा कि उसने एक वीडियो रिकॉर्ड किया है और यह बात राठौर परिवार के बहुत से लोगों को बता दी है। लेकिन सवाल यह था कि युद्ध के मैदान की सफाई जैसी छोटी सी बात के लिए उसे अपने परिवार के इतने सारे लोगों को बताने की क्या जरूरत थी। अगर राठौर परिवार के सभी योद्धाओं को गिना जाए साधारण लोगों को छोड़कर तो उनकी संख्या करीब 10,000 थी। इतने लोगों को एक साथ कैसे सूचना दी जा सकती थी? ली अग्नि संप्रदाय के दोनों एल्डर मूर्ख नहीं थे। वे समझ गए थे कि हरिवंश राठौर उन्हें जानबूझकर शर्मिंदा कर रहा है, लेकिन अब वे कुछ कर भी नहीं सकते थे। पहले वे मार्शल एलायंस की मदद से राठौर परिवार पर दबाव बना सकते थे, लेकिन अब हालात ऐसे थे कि उन्हें केवल विनम्र बनकर रहना पड़ रहा था। उनमें से एक एल्डर ने पूछा, भाई हरिवंश राठौर, क्या तुमने सच में वीडियो रिकॉर्ड किया है? उन्हें लगा कि हरिवंश राठौर उन्हें डराने की कोशिश कर रहा है। आमतौर पर कोई लड़ाई चल रही हो तो कौन वीडियो रिकॉर्ड करने की सोचता है। इसके अलावा ये भी नहीं कहा जा सकता कि हरिवंश राठौर को पहले से पता था कि दक्षिणी सागर का बच्चा युवान ओपनिंग स्तर के योद्धाओं से इतनी अच्छी तरह लड़ पाएगा। ऐसे में क्या वह सच में वीडियो डिस्क इस्तेमाल कर सकता था? लेकिन तभी हरिवंश राठौर ने धीरे धीरे अपने इंटरस्पेस रिंग से एक काली वीडियो डिस्क सरणी निकाल ली। ऐसा लग रहा था कि उसने पहले से ही यह सब सोच रखा था। उसने वह डिस्क सरणी दोनों एल्डर्स को दिखाते हुए कहा, मुझे आमतौर पर राठौर परिवार के दरवाजे पर पहरा देना होता है। मार्शल आर्ट्स में मेरा कोई भविष्य नहीं है। अगर मैं ट्रेनिंग भी करूं तो भी कुछ खास नहीं कर पाऊंगा। इसलिए जब मैं दरवाजे पर बैठा होता हूं तो बहुत बोर हो जाता हूं। इसलिए मैंने एक शौक बना लिया है, वीडियो रिकॉर्ड करना। आज मैंने एक जूनियर को एक बड़े योद्धा से लड़ते देखा तो मुझे रिकॉर्ड करने का मन हुआ। ये वीडियो बहुत साफ है, आप दोनों चाहें तो देख सकते हैं। हरिवंश राठौर का चेहरा गोल था और वह बात करते वक्त आंखें झपकाता था जिससे देखने वालों को गुस्सा आता था। ली अग्नि संप्रदाय के एल्डर्स का गुस्सा अब ठंडा हो चुका था। उन्हें लगा कि शायद हरिवंश राठौर सच कह रहा है। उसकी उम्र में जब मार्शल आर्ट्स में प्रगति नहीं हो रही हो तो ऐसे शौक रखना आम बात है। लेकिन उन्हें डर था कि अगर वह वीडियो दूसरों को दिखा देगा तो उनकी बड़ी बदनामी होगी। वे जल्दी से बोले, नहीं भाई हरिवंश, हमें माफ कर दो, हमें वीडियो नहीं देखना।
अब वे एल्डर केवल विनम्रता से पेश आ सकते थे। उन्होंने हरिवंश राठौर को एक कोने में ले जाकर चुपचाप बात की। किसी जूनियर को यह नहीं पता चला कि वे क्या बात कर रहे थे। उन्हें बस इतना पता था कि बातचीत बहुत देर तक चली और ली अग्नि संप्रदाय के एल्डर्स ने उस वीडियो डिस्क के बदले में कुछ बढ़ा दिया। जब वे वहां से गए तो उनके चेहरे पर दुख और पछतावे के भाव थे। सभी जूनियर्स ने ये साफ देखा। हरिवंश राठौर के चेहरे पर मुस्कान थी। साफ लग रहा था कि उसने ली अग्नि संप्रदाय के एल्डर्स को अच्छी तरह से चूना लगा दिया। और जब वे एल्डर्स अपने संप्रदाय लौटे और वीडियो देखा तो वे गुस्से से फट पड़े, क्योंकि उस वीडियो में लड़ाई का कोई सीन नहीं था, बल्कि उसमें बस कुछ जानवरों का परेशान करने के दृश्य थे। इन रोएदार जानवरों को अमीर नश्वर परिवार बहुत पसंद करते थे। कुछ योद्धाओं को भी वे अच्छे लगते थे, लेकिन वीडियो में उस मोटे आदमी की हंसी देखकर लग रहा था कि वह बहुत मजे में है। ये बूढ़ा पागल है। ये वीडियो डिस्क सरनी पूरी तरह से धोखा और ब्लैकमेल थी। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, ली अग्नि संप्रदाय के एक एल्डर ने गुस्से में वह डिस्क तोड़ डाली। उन्होंने जो भारी कीमत चुकाई थी और जो कुछ उस दिन हुआ उसे याद करके उसका खून खौल उठा। दूसरा एल्डर भी बहुत गुस्से में था, लेकिन जब उसने देखा कि पहला एल्डर बदला लेने की बात कर रहा है तो उसने उसे रोका और कहा, क्या तुम पहले ही काफ़ी शर्मिंदा नहीं हो चुके? अगर हम राठौर परिवार से बदला लेने की कोशिश करेंगे तो सबको पता चल जाएगा कि क्या हुआ था। अब हमें बस ये सोचना चाहिए कि संप्रदाय से मिलने वाली सज़ा से कैसे बचा जाए। जो कुछ हुआ था उसे अब छुपाया नहीं जा सकता था। उन्हें अपने संप्रदाय को जवाब देना ही था। जब वे सज़ा के बारे में सोचते तो उनके चेहरे पर डर और चिंता दिखाई देती। हो सकता है उन्हें हरिवंश राठौर से बदला लेने का मौका भी न मिले, क्योंकि अगर सज़ा ज़्यादा हुई तो उन्हें 1000 साल की कैद भी हो सकती थी और वे वहीं बूढ़े हो जाते। अगर उन्होंने हरिवंश राठौर की चाल की शिकायत संप्रदाय से की तो लोग उन्हें ही बेवकूफ़ समझते और सज़ा और भी बढ़ सकती थी। अब वे कुछ नहीं कर सकते थे, उन्हें अब बस चुपचाप सहना था। हरिवंश राठौर का नाम लेते ही ली अग्नि संप्रदाय के दोनों एल्डर्स गुस्से से कांप उठते थे, पर उनके पास कोई रास्ता नहीं था। जैसे किसी के दांत टूट जाएं और फिर भी खप आना निगलना पड़े, उन्हें वैसे ही अपनी हालत लग रही थी। उन्होंने हिम्मत जुटाई और अपने संप्रदाय के ऊपरी अधिकारियों से मिलने चले गए। दोनों एल्डर्स ने कोशिश की कि उन्हें कम से कम सज़ा मिले, इसलिए उन्होंने पूरी बात छिपाने की बहुत कोशिश की और कई चालें चलीं, लेकिन आखिर में बात बाहर आ ही गई, क्योंकि इस घटना के बारे में बहुत से लोग जानते थे। थोड़े ही समय में राठौर परिवार के आसपास के बड़े गुटों को इस बात की खबर लग गई कि एक दक्षिणी सागर का नौजवान सेबर योद्धा जो अभी सिर्फ दाऊसीब क्षेत्र में था, वह 3 युवान ओपनिंग स्तर के एल्डर्स से लड़ पड़ा और उन्हें बहुत नुकसान पहुंचाया। उसने ली फायर संप्रदाय के 8 प्रतिभाशाली लोगों को हरा दिया और चौहान परिवार के एक एल्डर को बुरी तरह घायल कर दिया। एक अकेला कम उम्र का लड़का 3 ताकतवर योद्धाओं से भिड़ गया था। अगर उसकी तुलना पुराने शौर्य चौहान से की जाए तो वह कुछ भी नहीं लगता। ये ऐसे था जैसे एक जुगनू को चमकते चांद से तुलना करना। लेकिन जैसे जैसे अफवाहें फैलने लगी, कई लोगों को उस पर शक हुआ। रतनगढ़ दुनिया में इतना जबरदस्त प्रतिभा वाला लड़का कहाँ से आ गया? क्या दक्षिणी सागर जैसे पिछड़े इलाके में ऐसा कोई पैदा हो सकता है? कुछ लोग इस बात की पुष्टि के लिए सीधे ली अग्नि संप्रदाय और चौहान परिवार के पास गए। चौहान परिवार ने कुछ नहीं कहा और ली अग्नि संप्रदाय ने साफ इनकार कर दिया। कौन सी लड़ाई, कौन सा जूनियर मरा? ऐसा कुछ नहीं हुआ। इस प्रतिक्रिया के बाद लोगों को यकीन हो गया कि यह सब अफवाह ही है। सोचना भी अजीब था कि एक छोटा सा लड़का जो सिर्फ दाव सीट स्तर पर था, वो 3 युवान ओपनिंग स्तर के एल्डर्स को परेशान कर दे। लोगों ने इस अफवाह को हंसी में उड़ा दिया। खासकर वे नौजवान जो खुद को बहुत ताकतवर समझते थे, उन्हें ये बात बुरी लगी। जो वो खुद नहीं कर सकते वह किसी दक्षिणी सागर के गंवार ने कैसे कर लिया? कुछ लोगों ने सोचा कि ये अफवाहें उसी बच्चे ने खुद ही फैलाई होंगी ताकि उसे थोड़ी प्रसिद्धि मिल जाए। इस कारण से उसे बहुत लोगों ने शर्मनाक और झूठा माना, इसलिए ये सारी बात बस मजाक बनकर रह गई। अब इन सब बातों का अर्जुन से कोई लेना देना नहीं था। वह अपने गोल्डन क्रो सन शिफ्ट का इस्तेमाल करके आराम से पीछे हट गया और फिर मानसी के साथ एक झरने के नीचे पहुंच गया। पहाड़ बादलों से भी ऊपर उठ चुका था। सा लग रहा था जैसे झरना हजारों फीट की ऊंचाई से नीचे गिर रहा हो। झरना बहुत चौड़ा नहीं था और उसका पानी भी बहुत तेज नहीं था, लेकिन दूर से देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे हवा में कोई जैद की पट्टी तैर रही हो। झरने के नीचे एक चट्टान पर अर्जुन पैर मोड़कर बैठा था और मानसी उसके पीछे थी। उसने यीयून की पीठ पर हाथ रखकर उसके शरीर में अपनी ऊर्जा को चलाया और उसके अंदर की चोटों की जांच की। चोटें ज़्यादा गंभीर नहीं थीं। फिर मानसी ने अपनी ठंडी यीन ऊर्जा धीरे धीरे अर्जुन के शरीर में भेजी, जिससे उसकी चोटें जल्दी ठीक होने लगीं। उनकी यिन और यांग ऊर्जा एक दूसरे के पूरक थे, इसलिए इससे चोट ठीक करना आसान हो गया। अर्जुन को ऐसा महसूस हुआ जैसे झरने का ठंडा पानी उसकी नसों में बह रहा हो और धीरे धीरे उसके घाव भरते जा रहे हों। मानसी ने धीरे से कहा, अर्जुन तुम 3 युवान ओपनिंग क्षेत्र के ताकतवर लोगों से लड़ने चले गए, ये बहुत खतरनाक था।
अगर उन्होंने बाकी सबकी परवाह किए बिना सिर्फ तुम्हें मारने की ठानी होती तो परिणाम बहुत बुरे हो सकते थे। अगर ऐसा होता तो या तो अर्जुन को बहुत गहरी चोट लगती या फिर उसे अपने कुछ छुपे हुए हथियार या शक्तियाँ आड़ दिखानी पड़ती, जैसे कि वह टूटी हुई पवित्र तलवार जो उसने पहले इस्तेमाल की थी। अगर वह उसे फिर से इस्तेमाल करता तो लोगों को शक हो सकता था कि वह कौन है। अर्जुन ने जवाब दिया, मुझे पता है कि क्या इस्तेमाल करना है और क्या नहीं। ब्लड मून को उन सभी वस्तुओं का पता नहीं है जो हमें गॉड एडवेंट टॉवर से मिली हैं, इसलिए कुछ चीज़ों का मैं उपयोग कर सकता हूँ। अगर उन्होंने मुझ पर हमला भी किया होता तो भी मैं उनसे बच निकलता। पिछले 7 सालों में अर्जुन की ताकत इतनी बढ़ चुकी थी कि वह खुद नहीं जानता था कि वह कितनी दूर तक पहुंच चुका है। 3 ताकतवर एल्डर्स से लड़कर उसने खुद को परखा। उसने हमेशा सोचा था कि वह कब सीधे किसी ऋषि उच्च स्तर के योद्धा से लड़ पाएगा और अब 23 साल की उम्र में वह ऐसा कर चुका था। अगर अब वह सूरतगढ़ दिव्य साम्राज्य लौट जाए तो वह दिव्य शहर का शासक बनने लायक था। मानसी को समझ आ गया था कि अर्जुन क्या सोच रहा है और वह मुस्कुरा दी। वह भी उसकी पीठ पर हाथ रखकर ध्यान से उसकी चोटें ठीक कर रही थी। अर्जुन को वैसे तो ज्यादा चोट नहीं लगी थी, लेकिन मानसी हर छोटी से छोटी नस और चोट को भी बहुत ध्यान से ठीक कर रही थी। अर्जुन ने आंखें बंद कर लीं और यिन और यांग ऊर्जा के बीच बहने वाली शांति का आनंद लेने लगा। उसने कहा, मानसी, हमारे पास स्टार ट्रांसफरेंस हेवन चेंजिंग बुक है जो हमारी वापसी को आसान बनाती है, लेकिन हमें बहुत सतर्क रहना होगा। ब्लड मून को हमारी असली पहचान से जुड़ने का कोई मौका नहीं मिलना चाहिए। शायद हमें साथ साथ यात्रा नहीं करनी चाहिए। ये कहते हुए उसने एक लंबी सांस ली। वह स्वाभाविक रूप से चाहता था कि वह मानसी के साथ रहे, लेकिन वे दोनों साथ दिखते तो लोगों को शक हो सकता था कि वे प्राचीन महारानी और एजोर यांग लॉर्ड के उत्तराधिकारी हैं। अगर ब्लड मून को जरा भी शक होता तो ये बहुत खतरनाक हो सकता था। मानसी ने धीरे से अपना हाथ पीछे खींच लिया और उदासी से कहा, मैं भी ऐसा ही सोच रही थी। अगर हम दिख भी जाएं तो राठौर परिवार पर बुरा असर पड़ सकता है। मैंने तय किया है कि मैं दिव्य जंगल जाऊंगी। दिव्य जंगल? अर्जुन चौंक गया। दिव्य जंगल बहुत बड़ा और खतरनाक था। वहां बहुत शक्तिशाली राक्षसी आत्माएं भी रहती थीं। हालांकि मानसी की ताकत को देखकर लगता था कि वह वहां खुद को संभाल लेगी। एक योद्धा के लिए असली सीख तब होती है जब वह प्रकृति को समझे और लगातार बदलते हालात में अपनी कला को बेहतर बनाए। और दूसरा, असली लड़ाइयों में खुद को आजमाना। दिव्य जंगल में ये दोनों चीजें भरपूर थीं, और वह जगह रतनगढ़ दुनिया से बहुत दूर थी, जिससे उनको ढूंढना आसान नहीं होगा। हाँ, मैं युआन ओपनिंग स्तर में प्रवेश करने जा रही हूँ, मानसी ने धीरे से कहा, जैसे ये कोई बड़ी बात ही न हो। युआन ओपनिंग स्तर रतनगढ़ दुनिया के कई प्रतिभाशाली लोगों के लिए बड़ी ईवन भर की मेहनत का लक्ष्य होता है। इस स्तर में पहुंचने पर लोग जश्न मनाते हैं और दोस्तों को बुलाते हैं। लेकिन रतनगढ़ दुनिया और अर्जुन के लिए ये सब कुछ अब बहुत ज़्यादा खास नहीं था। उनके लिए ये केवल एक और साधारण कदम था। उन्हें बस ध्यान देना था कि यह बदलाव मजबूत नींव के साथ हो। युआन ओपनिंग स्तर। अर्जुन ने गहरी सांस ली। जब योद्धा मार्शल आर्ट सीखते हैं तो छोटे स्तरों के बीच ज़्यादा फर्क नहीं होता। जैसे दाव सीड के मध्य चरण और अंतिम चरण के बीच लड़ाई आसान नहीं होती, लेकिन बहुत चौंकाने वाली भी नहीं होती। लेकिन एक बड़े स्तर का फर्क बहुत बड़ा होता है। दाव सीड से युआन ओपनिंग जाना ऐसा होता है जैसे गहरी खाई पार कर रना। रतनगढ़ दुनिया के सबसे होशियार लोग भी जो खुद को मजबूत बनाते हैं और नींव को मजबूत करते हैं, वे भी मुश्किल से युआन ओपनिंग में पहुंच पाते हैं। और फिर भी वे एक कमजोर ऋषि को नहीं हरा पाते। इसलिए अगर मानस बड़ी ही युआन ओपनिंग में पहुंच जाती है तो उसकी ताकत बहुत बढ़ जाएगी और कोई नहीं जानता कि वह कितना आगे जा सकती है। अर्जुन भी अपने भविष्य को लेकर सोचने लगा। अर्जुन ने कहा, मानसी, चूंकि तुम दिव्य जंगल जा रही हो तो मैं रतनगढ़ दुनिया में ही रहूंगा। मैं ब्लड मून की चालों को समझना चाहता हूँ। मेरे पास कुछ शुरुआती योजनाएं हैं। जैसे ही अर्जुन ने यह कहा, उसकी आंखों में एक अलग सी चमक आ गई। चाहे रतनगढ़ दुनिया की रक्षा करनी हो या अपने करीबी लोगों की या एजोर यांग लॉर्ड का अधूरा कार्य पूरा करना हो, अर्जुन को ब्लड मून से टकराना ही पड़ेगा। ब्लड मून अंधेरे में छिपकर साजिश करता था, लेकिन अर्जुन को यकीन था कि वह उन्हें रोक सकता है। कुछ दिन वे दोनों झरने के नीचे रुके। फिर मानसी दिव्य जंगल की ओर चली गई और अर्जुन दक्षिण की तरफ उड़ गया। उसे एक जरूरी काम करना था, अपनी असली पहचान को बदलना। स्टार ट्रांसफरेंस हेवन चेंजिंग बुक एक खास छल तकनीक थी। नीची स्तर की छल तकनीक केवल चेहरे को बदल सकती है। थोड़ी ऊंची तकनीक शरीर की ऊंचाई चौड़ाई भी बदल सकती है, लेकिन ये तकनीकें किसी की असली ऊर्जा या आभा नहीं बदल पाती। एक सच्चा योद्धा असली इंसान को पहचान लेता है, लेकिन ये स्टार ट्रांसफरेंस हेवन चेंजिंग बुक व्यक्ति को जड़ से बदल देती है, जैसे वो नया जन्म ले रहा हो। इसकी वजह से आत्मा की ऊर्जा भी बदल जाती है। ये तकनीक हड्डियों की उम्र भी बदल सकती है, जिससे कोई भी पहचान नहीं सकेगा कि असली उम्र क्या है। ये तकनीक एजोर यांग लॉर्ड को सिंघोल में मिली थी।
उन्होंने कभी इसका उपयोग नहीं किया पर संभाल कर रख लिया। अब यह अर्जुन और मानसी के लिए बहुत उपयोगी साबित हो रही थी। हालांकि यह तकनीक पूरी तरह सुरक्षित थी, लेकिन ब्लड मून को शक हो सकता था, सिर्फ इसलिए क्योंकि अर्जुन और मानसी बहुत प्रतिभाशाली थे। इसलिए खुद को पूरी तरह छिपाने के लिए अर्जुन को अपने एस्पेक्ट टोटेम को भी बदलना था। ये तकनीक उसका रूप तो बदल सकती थी, लेकिन उसका टोटेम नहीं। और गोल्डन क्रो टोटेम बहुत ही पहचानने लायक था, जो उसके पुराने रूप को याद दिलाता था। एक बार टोटेम बन गया तो उसे बदलना बहुत मुश्किल होता है। पर अर्जुन के पास 10,000 जानवर टोटेम नाम की एक अनोखी तकनीक थी। इस तकनीक की मदद से वह अपना टोटेम भी बदल सकता था, और यही उसका अगला कदम था। तो ये था आज का एपिसोड। लेकिन याद रखिए, द नॉवल एक्सप्लेनर की कहानियां कभी इतनी आसान नहीं होती। हर मोड़ पर छुपा है एक नया सच, हर किरदार के पीछे है एक नया रहस्य, और हर अंत एक नई शुरुआत का इशारा करता है। क्या होगा आगे, कौन सा राज खुलेगा और किसकी जिंदगी बदल जाएगी, जानने के लिए सुनते रहिए द नॉवल एक्सप्लेनर चैनल, क्योंकि यहाँ कहानियां कभी खत्म नहीं होती, बस और रोमांचक हो जाती हैं।